चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। और देखते हैं मेरे भाई आज हम लोग 40 क्वेश्चन को लगातार देखेंगे। आज आपका 72वां नंबर सेट का डिस्कशन होने वाला है और आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं। पहले क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज है कि जो 72वां नंबर सेट हमारा होगा, इससे पहले 71वां नंबर सेट आपका हो चुका है और आज आपका 72वां नंबर सेट का डिस्कशन होगा। अगर आपने किसी भी का सॉल्यूशन इससे पहले वाला के नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाएंगे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको प्लेटफॉर्म टीचर का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विकल्प घर्षण का गलत है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि कौन से विकल्प की बात कही जा रही है जिसमें फ्रिक्शन के बारे में बोला गया कि गलत है। घर्षण का मेरे भाई गलत है ये बोला गया है, तो गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो हम सभी लोग जानते हैं जब घर्षण की बात होती है ना तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें यहां पर आती है। मेरे भाई जब घर्षण की बात होती है तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ इस तरह से आएगा कि अगर हम फ्रिक्शन की बात करेंगे ना, सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में ये आता है कि घर्षण हमारा नेगेटिव फोर्स होता है। ये हमारा कैसा फोर्स होता है मेरे भाई? नेगेटिव फोर्स। और घर्षण के द्वारा किया गया कार्य भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये फोर्स ही नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा मेरे भाई? नेगेटिव फोर्स है तो नेगेटिव फोर्स के द्वारा किया गया, चलो लिख भी देते हैं। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा तो कहेंगे नेगेटिव फोर्स के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, अगर हम उसकी बात कर लें तो ऑलवेज नेगेटिव होगा मेरे भाई, हमेशा की तरह नेगेटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन आपको कहां पर देखने को मिलता है तो दो सतहों के बीच में आपको घर्षण देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है मेरे भाई कि जो घर्षण हमारा होता है ना, ये पदार्थ, ये हम कहेंगे सतह पर निर्भर करता है। ये किस पर? तो कहेंगे ये हमारा सतह ये हमारा सतह पर निर्भर करता है। ये एक लाइन में आप जान लीजिए कि हमारा ये यहां पर सतह पर निर्भर करता है। अगर सतह हमारा खुरदरा होगा ना तो घर्षण ज्यादा होगा। सतह अगर समतल होगा ना तो घर्षण कम होगा। अगर पूरा का पूरा स्मूथ सरफेस होगा तो घर्षण फ्री होता है, उसमें घर्षण नहीं होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों होता है। लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान रखेंगे कि फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, अब फर्श पर किसी चीज को आप धकेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फर्श हमारा क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। वहां पे फर्श हमारा खुरदुरा सतह होता है, इसका मतलब यहां तो हमारा फ्रिक्शन होगा। ये बात तो सही है। आगे कहता है कि मेरे भाई बर्फ में स्लैज का फिसलना। मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बर्फ में स्लैज का फिसलना, तो बर्फ में अगर स्लैज का फिसलना तो मेरे भाई बर्फ और स्लैज के बीच में भी हम कहेंगे घर्षण होगा, वहां भी घर्षण होगा, कम होगा लेकिन होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां भी हमारा होगा स्लाइडिंग द स्नो का, हम कहते हैं स्नोफॉल होता है ना, तो जमीन से टकरा करके जो फिसलता उसकी बात कर रहा है। बर्फ का स्लैज का फिसलना, बर्फ के स्लैज का फिसलना किसके साथ? तो जमीन के साथ। मेरे भाई जमीन खुरदरा होगा और उस पर जब फिसलेगा तो घर्षण वहां भी होगा। अब कहता है कि ऑप्शन सी को अगर देखिएगा तो व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना। अगर हम किसी वस्तु को अगर उठाते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर किसी वस्तु को उठाएंगे तो वहां पर अर्थ सरफेस का, हमारे सरफेस का कोई कांटेक्ट नहीं रह जाता है। और अगर किसी भारी वस्तु को अगर आप उठाते हैं, अगर भारी वस्तु को किसी चीज को अगर आप उठाते हैं मेरे भाई, तो यहां पर अगर हम बात, अच्छा एक मिनट हम देख लेते हैं मेरे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर आपको गलत आंसर्स करने थे। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु का उठाना इस क्वेश्चन के आंसर करके बताइए। नो फ्रिक्शन हियर। एक इस क्वेश्चन के आंसर करके बता सकते हैं कितने लोग आंसर कर रहे हैं? पूनम जी कह रही हैं 63, 65, 69, 70 ये सब ने। अच्छा किसी दिन फुर्सत मिलेगा तो वो सारा करवा देंगे, ठीक है। पूजा यादव कह रहे हैं सी, प्रीति तिवारी कह रही हैं सी। एक बात तो क्लियर है कि यहां पर मेरे भाई इस जगह की अगर बात करते तो यहां पर फ्रिक्शन होगा। बर्फ के स्लैज का फिसलना, फ्रिक्शन कम होगा लेकिन होगा जरूर, कम होगा जरूर। अगर कोई व्यक्ति अगर भारी वस्तु को अगर उठाता, जैसे कि ये वस्तु है, अगर इसको उठाता है तो सतह तो छोड़ देगा। जब कांटेक्ट सतह छोड़ देता है तो वैसी परिस्थिति में इसमें कोई घर्षण हमारा नहीं रह जाएगा, इसमें कोई घर्षण नहीं रह जाएगा। तो ये इसको उठा लिए ऐसे करके तो इसमें कोई घर्षण नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई हम लोग इसी परिस्थिति में कहेंगे यहां पर हमारा फ्रिक्शन नहीं होगा, तो यही आंसर करेंगे। चलो इस बेसिस पर हम लोग आंसर कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेरे भाई रॉकेट्स और जेट इंजन की बात कही जा रही है। आपको एक बात ध्यान रखना कि दोनों में भिन्न कैसे है। तो हम सभी लोग को पता है कि हम पहले भी आपको बताए थे कि अगर हम रॉकेट्स की बात करते हैं, देखो रॉकेट्स की अगर बात करते हैं तो रॉकेट्स की अगर बात करेंगे मेरे भाई, इसके पास क्या होता है कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग टैंक होता है, या इसके पास हम कहते हैं मेरे भाई, इसके बाद रॉकेट की अगर हम बात करेंगे इसके पास क्या होगा कहेंगे यहाँ पर इसके पास क्या होगा कि यहां पर हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग टैंक होता है, ये ध्यान रखना, ऑक्सीडाइजिंग टैंक होता है। इसके पास एक टैंक होता है मेरे भाई जिसको ऑक्सीडाइजिंग एज ए टैंक कहते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीडाइजिंग टैंक में ऑक्सीजन भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है मेरे भाई, इसमें ऑक्सीजन भरा होता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये ऑक्सीजन भरा होता है, ध्यान रखेंगे इसमें ऑक्सीजन भरा होता है। और अगर मेरे भाई अगर रॉकेट्स को अगर फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है तो अपने ही ऑक्सीजन से वो जलता है, ये किसी वातावरण के ऑक्सीजन से नहीं जलता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, रॉकेट्स के फ्यूल की अगर बात करते हैं, रॉकेट्स के ईंधन की बात करते हैं, तो रॉकेट्स के अगर हम फ्यूल की बात करते हैं, रॉकेट्स के फ्यूल मेरे भाई वायुमंडलीय ऑक्सीजन से नहीं जलता है। ये हमारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन से नहीं जलता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से नहीं जलता है, ये अपने खुद के ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन लेकर के जाता है, चूंकि इसके पास एक टैंक होता है रॉकेट में ही मेरे भाई, इस रॉकेट में ही एक टैंक हमारा फिक्स होता है, इस रॉकेट के अंदर ही क्या होता है कहेंगे, इस रॉकेट में ही ये टैंक हमारा मौजूद होता है। और ये टैंक के अंदर, रॉकेट के अंदर क्या करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन भर करके तब फिर रॉकेट को हम लोग फेंक ऊपर उड़ाते हैं। तो उसके पास ऑक्सीडाइजिंग टैंक होगा, उसके पास अपना खुद का ऑक्सीजन होता है। याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो हमारे रॉकेट्स होते हैं ना, इस रॉकेट्स के बाद अपना ही ऑक्सीजन का टैंक होता है और खुद का ही ऑक्सीजन से ये क्या करता है, अपने फ्यूल को जलाएगा। क्योंकि आपको पता होगा मेरे भाई कि ईंधन की बात करते हैं, फ्यूल्स की बात करते हैं, ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। बिना ऑक्सीजन का मेरे भाई ईंधन जल ही नहीं सकता। किसी भी चीज को जलाइए आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये वातावरण के ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता है। जबकि जेट की बात करेंगे तो जेट मेरे भाई वायुमंडलीय ऑक्सीजन से हमारा चलता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम यहां पर जेट इंजन की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर जेट इंजन की बात करते हैं तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है इसके पास ऑक्सीडाइजिंग टैंक नहीं होता है। इसके पास कहेंगे मेरे भाई यहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग टैंक की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद मेरे भाई ऑक्सीडाइजिंग टैंक यहां पर नहीं होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, इसके पास ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात इसको भी फ्यूल जलाना होगा। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान रखना है, यहां पर फ्यूल को जलाने के लिए जेट इंजन जेट इंजन फ्यूल को जलाने के लिए क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जहां पर फ्यूल को जलाने के लिए ये क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर फ्यूल को जलाने के लिए ये क्या करता है मेरे भाई, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का हेल्प लगता है। ये किसका, तो मेरे भाई यहां पर कहेंगे जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं ना, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का ये क्या करता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल करता है, यूज करता है। ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो जेट इंजन, रॉकेट इंजन दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो मेरे भाई लेकिन ध्यान रखना कि जेट इंजन बोले कि रॉकेट इंजन बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई जो जेट इंजन है या रॉकेट इंजन है, ये दोनों सेम ही प्रिंसिपल पे काम करता है। और प्रिंसिपल सेम कहने का मतलब है इन दोनों में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है। इन दोनों में क्या होगा तो कहेंगे यहां पर संवेग संरक्षण होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं दोनों में क्या होता है, तो ये भी लाइन आपको ध्यान रखना है, दोनों में यहां पर ध्यान रखना है कि संवेग संरक्षित होता है। इसमें संवेग संरक्षित होगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इन दोनों में रॉकेट्स की बात करिए या फिर जेट इंजन की बात करिए, ये संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पर हमारा काम करता है। अंतर इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस यही है, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से चलता है और ये मेरे भाई अपना ऑक्सीजन लेकर के चलता है। तो ये चीज हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरा चीज पढ़ेंगे। तो रॉकेट्स और जेट इंजन में मेरे भाई भिन्नता क्यों है वो जानना चाह रहा है। उनके कार्य सिद्धांत कह रहा है कि पूरी तरीके से भिन्न है। मेरे भाई दोनों के कार्य सिद्धांत की बात कर रहा है, तो दोनों के सिद्धांत सेम है, दोनों संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करता है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दोनों के सिद्धांत सेम है। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ये जिस प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है वो सिद्धांत हमारा संवेग संरक्षण का होगा। तो दोनों में ये भिन्न इससे नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, हम इसके बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है। ये सेम होता है मेरे भाई, भिन्न नहीं होता है।
आगे कहता है, आगे यहां पर देख लीजिए, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है। रॉकेट के पास खुद का ही एक टैंक होता है और उसी में फिट होता है। तो मेरे भाई रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, उसी के पास अपना खुद का ऑक्सीजन होता है फ्यूल को जलाने के लिए। जबकि मेरे भाई अगर जेट की अगर हम बात करते हैं ना, तो जेट ऑक्सीजन जो लेता है जलाने के लिए वातावरण से प्राप्त करता है ऑक्सीजन को। जेट हवा जो जेट हवा बाहर, जेट हमारा जेट जो हमारा वायु यानी ऑक्सीजन बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है फ्यूल को जलाने के लिए। ये इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंसेस ये है। तो मेरे भाई एक चीज तो हमारा पता चल गया कि सी ऑप्शन हमारे यहां पर क्या है, तो कहेंगे राइट है। ऑप्शन सी जो होंगे मेरे भाई ये राइट है, और ऑप्शन सी ये बता रहा है, इन दोनों में डिफरेंस को भी दिखा रहा है कि एक के पास अपना खुद का ऑक्सीडाइजिंग टैंक होगा और एक के पास नहीं होगा, वातावरण से वो काम चलाएगा। तो ये मेरे भाई कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या होगा कि यहां पर राइट हो गया। तो दो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहां पर पता चल गया कि पहला गलत है, दूसरा हमारा यहां पर दूसरे के बारे में भी चर्चा नहीं की, तीसरा हमारा सही है। हम चौथे की बात करते हैं पहले। रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो रॉकेट है हमारे स्पेस तक जाता है। आप कहेगा सर रॉकेट स्पेस तक क्यों जाता है? क्योंकि मेरे भाई स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई स्पेस में जाता है तो अपना ऑक्सीजन लेकर के जाता है, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो आदमी ऑक्सीजन से जिंदा रहता है। तो याद रखना है कि रॉकेट्स हमारा कहां तक जाएगा, रॉकेट्स किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, क्योंकि मेरे भाई इस रॉकेट्स के बाद अपना ऑक्सीजन टैंक होता है। लेकिन अगर जेट की बात करते हैं, जेट की बात करता जेट हमारा मेरे भाई स्पेस में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि स्पेस में वायुमंडलीय ऑक्सीजन नहीं होता है। ये एक मेजर डिफरेंसेस है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जेट अगर हमारा चला जाएगा स्पेस में तो उसको जलने के लिए, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हमारे स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए ऐसा है। ये चला भी जाएगा क्योंकि इसके पास खुद का ऑक्सीजन होता है। तो ये एक डिफरेंसेस है मेरे भाई, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ये दोनों डिफरेंस को बता रहा है। तो सी और डी जो है हमारा ये मेजर डिफरेंसेस है जो कि बता दिया। आगे कहता है कि रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन के रूप में द्वारा प्रयोग होता है, जबकि मेरे भाई जेट इंजन में कह रहा है कि हमारा जेट इंजन में ठोस ईंधन होता है। मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है। यहां पर कह रहा है कि रॉकेट में सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है, जबकि जेट इंजन में ठोस ईंधन किसी में भी नहीं होता है। सब में मेरे भाई क्या होगा, कहीं यहां पर द्रव ईंधन के रूप में ही हो जाए। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारा ऐसे ही गलत हो गया। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए गलत है, केवल और केवल सी और डी ही सही है, और यही दोनों डिफ्रेंशिएट कर रहा है दोनों को। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के ए आंसर जो होंगे मेरे भाई वो हमारे राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर पानी पीजिए, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन एकदम आसान है, कह रहा किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या होगा। अब मान लेते कि कोई वस्तु अपने ऊंचाई से अगर गिर रहा है, जमीन से मान लेते कुछ ऊंचाई से गिर रहा है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये मान लेते कि हमारा धरातल है, इसको हम जमीन कह देंगे, तभी एनालिसिस कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से ऊपर जाती है तो आपको धरातल बनाना होता है। अब ये वस्तु अगर ऊपर से नीचे गिरेगी तो जाहिर सी बात है मेरे भाई धीरे धीरे इसकी गति बढ़ेगी, और अगर ये यहां पर पहुंचता है, टकराने से जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, यानी इसकी गति अगर मैक्सिमम होगी, अगर ये गिरेगा तो सबसे अधिक गति होगी, तो टकराने से जस्ट पहले की बात करेंगे। और अगर गति मैक्सिमम होगी मेरे भाई तो गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। तो ये पता चल रहा है कि जब नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही, चूंकि गतिज ऊर्जा यहां मैक्सिमम हो गया, तो मेरे भाई बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन जब वह नीचे की ओर आ रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर निर्भर करता है। इसका मतलब हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात अगर करेंगे इसका फॉर्मूला हमारा mg इंटू एच होता है। मेरे भाई किसी भी सूरत में हम लोग जानते हैं ये जो m और g की हम बात करेंगे ना, तो g यहां रहे वस्तु की, यहां रहे कि यहां रहे कि यहां रहे कि यहां रहे, g सब जगह सेम काम करेगा। और यहां पर इस वस्तु के द्रव्यमान जो है मेरे भाई ये m द्रव्यमान है, तो यहां भी m द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां m है तो यहां भी m ही होगा।
यहां जी काम कर रहा है तो यहां भी जी ही काम करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों के दोनों पैरामीटर एम और जी की बात करते हैं, ये हमारा यहां पर एम और जी की बात करेंगे तो ये एम और जी हमारा यहां पर क्या होगा, तो ये हमारा यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ये नहीं बदल रहा है तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया। अब जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा बचा मेरे भाई, हम कहेंगे यहां कोई कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में जाएगा तो समानुपाती लेकर के आएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे भाई हाइट पर निर्भर करने लगा। अगर हाइट ऊपर से नीचे गिरेगा तो जमीन से देखेंगे उसका हाइट, तो मेरे भाई हाइट अगर हमारा घटेगा तो ऐसी परिस्थिति में पोटेंशियल एनर्जी हमारा घटेगा। तो जब अगर कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो गति बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, लेकिन हाइट कम होगा तो हम कहेंगे यहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई स्थितिज ऊर्जा की पहली की बात कर रहा है तो ये हमारा घटेगा, ये हमारा बढ़ेगा। तो ये क्या होगा मेरे भाई, घटेगा, और ये हमारा क्या होता है यहां पर बढ़ेगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों में कोई परिवर्तन कह रहा नहीं है, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। ये तो ऑप्शन हमारा छट गया। आगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा मेरे भाई घटेगी, नीचे गिरने पर घटेगी। स्थितिज ऊर्जा कम होगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर, ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है जो कि इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऊपर से नीचे गिरते समय कुल ऊर्जा किसी भी बिंदु पर, कुल ऊर्जा मेरे भाई इसके किसी भी बिंदु पर अगर कुल ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई किसी भी बिंदु पर अगर कुल ऊर्जा देखेंगे तो कुल ऊर्जा का मान नियत होगा। कुल ऊर्जा का मान की अगर बात करते हैं, जो कुल ऊर्जा का मान होगा ये कैसा होगा मेरे भाई, तो कुल ऊर्जा का मान यहां पर नियत होगा। यानी कि किसी भी बिंदु की अगर हम बात कर ले मेरे भाई, आपको ध्यान रखना किसी भी अगर हम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी बिंदु पर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे कुल ऊर्जा का मान नियत होगा। इसके किसी भी बिंदु पर टोटल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल काइनेटिक हो सकता है, दोनों एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी में कोई हमारा परिवर्तन नहीं होगा। आगे बात करते हैं, यहां देखा गया कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर आप अंतरिक्ष में होते हैं तो यहां पर ग्रेविटी हमारा काम करता है, और जब ग्रेविटी की हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे भाई कहीं भी काम करता है। आप हवा में जाइए, पानी में जाइए, वैक्यूम में जाइए, कहीं भी जाइए। क्योंकि न्यूटन ने एक बात बोला था कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मतलब सब कुछ हो गया, ब्रह्मांड में कहीं भी अगर दो वस्तु रखी हुई है ना, कहीं भी अगर ब्रह्मांड में कोई वस्तु है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, या फिर कहीं भी ब्रह्मांड में अगर दो वस्तु है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, अगर स्पेस में अगर आप चले गए वहां भी ग्रेविटी काम करेगा। मेरे भाई वैसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, सॉरी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान बोला गया, सॉरी मेरे भाई यहां पर देखा गया कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान बोला गया है, जो अंतरिक्ष यात्री के जो मूत्र से होते हैं, यानी कि उस दौरान में जब अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तब तो मेरे भाई वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी खत्म हो जाता है, ये समझ रहा है, अंतरिक्ष में ग्रेविटी खत्म हो जाएगा। लेकिन अंतरिक्ष में भी अगर दो वस्तु है तो दोनों में चिपक जाएगा, वहां भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, लेकिन दो वस्तु के बीच लगेगा, वहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा। अंतरिक्ष में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा, लेकिन दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल वहां भी काम करेगा और दोनों चिपक जाएगा, चूंकि दोनों के बीच में आकर्षित बल काम करेगा। लेकिन यहां पर बोला गया है अंतरिक्ष उड़ान के दौरान बोला गया है मेरे भाई, जब स्पेस में जब जाता है, जब ऐसी परिस्थिति में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके मूत्र भारी मात्रा में क्या होंगे मेरे भाई, तो कैल्शियम निकल जाते हैं, और वह क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर सूक्ष्म जो ग्रेविटी होता है, माइक्रो ग्रेविटी, उसको नीचे कर देता है और अलग कर देता है। जब एक गेंद मेरे भाई फर्श पर गिरती है तो उछलती है। अब यहां पर ध्यान रखना कि उछलने का कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है मेरे भाई उछलने का, जो गेंद होना चाहिए वो इलास्टिसिटी के कारण उछलता है। सबसे पहला है मेरे भाई कि इलास्टिसिटी गुण के कारण, सबसे पहला क्या कहेंगे आप यहां पर, इलास्टिसिटी गुण के कारण ये उछलता है। सबसे पहला है मेरे भाई कि इलास्टिसिटी गुण के कारण ये उछलता है। और दूसरा क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे दूसरा हमारा भी फंडा होगा, और दूसरा फंडा हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर हम कहेंगे मेरे भाई कि ये हमारा जब कॉलिजन होता है तो वो हमारा फर्श क्या करता है, गेंद पर बल लगाता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा मेरे भाई। आप यहां पर कहेंगे जब भी हमारा कॉलिजन होता है, जब ऊपर से नीचे टकराएगा आएगा और टकराएगा तो यहां पर कॉलिजन होगा, और मेरे भाई जब कॉलिजन होगा तो उस कॉलिजन के द्वारा रिएक्शन फोर्स हमारा ऊपर की तरफ उसको भेजेगा। तो मेरे भाई संघट के दौरान फर्श गेंद पर बल लगाता है, यानी कि कॉलिजन के दौरान क्या होगा, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि इस कॉलिजन के दौरान अगर हम लोग देखते हैं तो रिएक्शन फोर्स हमारा काम करेगा, यहां पर रिएक्शन फोर्स हमारा काम करेगा। ये तो मेन रीजन है जिसके कारण वो उछलता है। तो गेंद देखिएगा, कोई कोई गेंद आप देखिएगा बहुत बार उछलता है, एक बार अगर उछाल दीजिएगा तो बहुत बार उछलेगा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो इलास्टिक होता है, जो जितना ज्यादा इलास्टिक होगा वो उतना ज्यादा उछलता है।
एक बार ऊपर से नीचे गिराइएगा तो 75 बार ऊपर नीचे करेगा। लेकिन अगर मेरे भाई इलास्टिक नहीं है तो एक बार गिराइएगा तो वहीं बैठ जाएगा। तो एक जो गुण है ना, ये वाला जो गुण है मेरे भाई, ये सबसे अहम है और कई सारे एग्जाम में ये चीज पूछा गया है। और दूसरा चीज ध्यान रखना कि जब ऊपर से आकर के टकराती है तो मेरे भाई एक्शन करेगा तो रिएक्शन मारेगा ही, और रिएक्शन फोर्स हमारा ऊपर की तरफ उसको उछालता है। तो ये दोनों चीजें हैं आपके इलास्टिसिटी गुण के कारण और रिएक्शन फोर्स के कारण। तो मेरे भाई इसमें से अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूटन के तीसरे नियम की बात करेंगे, प्रत्येक क्रिया की एक हमारा प्रतिक्रिया उछलन होती है। और दूसरा है कि संघट के दौरान फर्श गेंद पर बल लगाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हमारा यहां पर कहेंगे संघट के दौरान की अगर बात करते हैं, यानी कॉलिजन जब हमारा होता है उस समय की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई जब कॉलिजन हमारा होगा उस समय की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि संघट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। संघट के दौरान फर्श, कुछ भी नहीं, कहां पे गए पहले क्लास होगा है? संघट के दौरान फर्श जो है मेरे भाई, जमीन जो है, यानी फर्श मतलब जमीन, जमीन जो है गेंद पर बल लगा तो जमीन गेंद पर अगर बल लगा तो वो रिएक्शन फोर्स होता है। आप किसी चीज को ऐसे गिराओगे तो ये अगर ऊपर की ओर जाएगा तो गेंद पर रिएक्शन फोर्स काम करता है, यानी इसकी बात कर रहा है। तो मेरे भाई ये रिएक्शन फोर्स हमारा होगा, ये इसके लिए संभव है। दूसरी बात कहता है कि फर्श पूर्णतः दृढ़ होगा। मेरे भाई फर्श पूर्णतः दृढ़ होगा, हार्ड होगा, सब कठोर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है इसको। तो ये हमारा यहां पर कोई रीजन नहीं है। अब यहां पर न्यूटन गति का जो तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया का मेरे भाई विपरीत प्रतिक्रिया हमारा काम करता है। तो जाहिर सी बात है कोई अगर क्रिया करेगा, एक्शन करेगा तो रिएक्शन मिलेगा ही। मुझे लग रहा है कि मेरे भाई ये भी हमारा यहां पर सपोर्ट कर रहा है। तो ए और बी दोनों इस क्वेश्चन के आंसर्स होने चाहिए। अगर इलास्टिसिटी होता तो वो भी आंसर होता। आप इस क्वेश्चन के आंसर चेंज कर लेंगे मेरे भाई, और एक से अधिक आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, यहां पर एक आंसर नहीं होगा, दोनों आंसर हमारा यहां पर होंगे। ठीक है सर, स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा अब? बिल्कुल आ जाएगा, स्टेट का भी रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, पता चल जाएगा। वृद्धावस्था की बात करता है, अगर वृद्धावस्था में मानव की रक्त धमनी संक्रिय हो जाती है मेरे भाई, हमारे 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 पास क्या होता है, कहेंगे यहां पर रक्त धमनियां होती है। धमनी कहने के लिए आर्टरी की बात करते हैं, और आर्टरी में आपको ध्यान रखना है कि उस आर्टरी के अंदर ही ब्लड का फ्लो होता है। तो जो आर्टरी होगा ना, उसी में खून का फ्लो होता है मुख्य रूप से, और आर्टरी में ही आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा अधिक प्रेशर होता है। तो मेरे भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम यहां पर धमनी की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां आर्टरी की बात करते हैं। अगर हम यहां आर्टरी की बात करते हैं, जिसको हम यहां पर धमनी कह दिए, एक तो धमनी होता है, एक हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई यहां पर वेन्स की बात करते हैं, जिसको हम लोग सिरा कहते हैं। तो आर्टरी में क्या होगा, तो यहां पर शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, इसमें हमारा जो शुद्ध ब्लड होता है, शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है मेरे भाई, वो यहीं से होता है। और शुद्ध रक्त हमारी पूरी बॉडी में अगर जाता है तो हम कहेंगे यहां पर ब्लड प्रेशर भी हमारा सबसे अधिक होता है। इसमें ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं तो हमारे इस धमनी में जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो हमारे सबसे अधिक होंगे। तो ब्लड प्रेशर मेरे भाई यहां पर सबसे अधिक होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर ब्लड प्रेशर सबसे अधिक होता है तो इस आर्टरी की जो दीवारें होती मेरे भाई, इसकी जो दीवारें होती है, इसकी दीवारें अधिक मोटी पाई जाती है। इसकी दीवारें मेरे भाई कैसी होगी, तो ये अधिक मोटी होती है। इसकी दीवारें अधिक मोटी होती, ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि वेन्स में ऐसा नहीं होता है। हम वेन्स की बात करते हैं, वो पतली पतली वेन्स होती हैं और उसमें प्रेशर कम होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये चीज तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं, जब वृद्धावस्था का समय आता है तो जो नस मोटा था वो नस पतला हो गया। अब नस अगर पतला हो जाएगा मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारा मामला गड़बड़ होगा। और हम कहते हैं कि कोई भी पतले छेद से आप देखिएगा अगर द्रव का फ्लो होगा तो उसकी गति बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में मेरे भाई क्या होगा कि अगर मान लेते हैं बुढ़ापा का समय अगर आता है, किसकी बात कर रहे हैं, तो अगर यहां पर बुढ़ापा का समय अगर आता है तो ऐसी परिस्थिति में आप कहेंगे कि यहां पर नस या फिर हम धमनी की अगर बात करते हैं, ये जो धमनियां है मेरे भाई, अगर ये धमनी हमारा यहां पर पतली हो गई, अगर धमनी कैसी होगी, हमारे बुढ़ापे में धमनी पतली हो ही जाती है तो होगी क्या, तो ये मेरे भाई धमनी पतली
हो जाती है, यानी कि बुढ़ापे में धमनी पतली हो जाएगी। जब धमनी पतली हो जाएगी मेरे भाई, और पतली धमनी से कहेंगे उसकी गति बढ़ जाएगी, यानी कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो फास्ट होगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, जो ब्लड था उस ब्लड की गति जो है, ये ब्लड की गति बढ़ जाएगी। यहां पर ब्लड की गति बढ़ जाएगी, ये बात सही है। क्योंकि मेरे भाई ये हमारा दीवार मोटी है, और हम कहेंगे आर्टरी का जो साइज था वो ठीक था, हमारा पहले डिजाइन था वो ठीक है, नेचुरली जो हमारा था वो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पतली होगी तो ब्लड की गति बढ़ जाएगी, और जब मेरे भाई ब्लड की गति बढ़ जाती है ना, तो आपको ध्यान रखना उसके अंदर का प्रेशर घट जाता है, उसके अंदर का प्रेशर घट जाएगा। और जब ब्लड की गति बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, जब मेरे भाई गति बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा गति घटेगी, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर भी आपको दिखाई देता है तो आप एक लाइन में कहना मेरे भाई, ये हमारा बर्नौली प्रिंसिपल पर हमारा ये आधारित होगा। अगर गति बढ़ गई प्रेशर बढ़ गया, गति बढ़ गई प्रेशर घट, हमेशा उल्टा ही होता है। अगर गति बढ़ेगी प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगी गति घटेगा, ये दोनों में उल्टा रिलेशन होता है मेरे भाई। और ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसा होता है तो ये हमारा, ये बर्नौली पर ये आधारित हमारा होगा। यानी कि यहां जो नियम हमारा काम करेगा, ये जो हमारा सिद्धांत काम करेगा मेरे भाई, वो हमारा बर्नौली का सिद्धांत काम करेगा। इसीलिए ये चीज हम आपको पहले भी बताए थे कि जहां कहीं भी गति ज्यादा प्रेशर कम होगा तो बर्नौली का सिद्धांत हमारा एप्लीकेबल होगा। और एक बात आप जान लीजिए, इस बर्नौली के सिद्धांत की बात करते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ये एनर्जी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इसके सिद्धांत भी आप जरूर याद रखिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन पर ये काम करता है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहां पर राइट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग परफ्यूम यूज इस्तेमाल करते हैं, आप देखिएगा मेरे भाई, जो परफ्यूम होता है बोतल्स के अंदर जो परफ्यूम भरा होता है उसमें कुछ लिक्विड होता है और कुछ गैस भी होता है। तो गैस को अगर हम लिक्विड में अगर कस के पूरा का पूरा घुलनशील बनाना चाहते हैं तो उस डब्बे के अंदर का प्रेशर ज्यादा रखते हैं, किससे? वायुमंडलीय प्रेशर से। और जब हमारा वो बाहर निकलता है तो उस समय वायुमंडलीय दाब कम होगा। जैसे ही हम ऊपर वाले टॉप पोजीशन को दबाते हैं तो मेरे भाई उच्च प्रेशर से उच्च दाब से निम्न दाब में, हम जानते हैं मेरे भाई किसी भी द्रव का फ्लो, किसी भी गैस का फ्लो अपने आप हो जाता है। और वहां पर भी हमारा छोटे छोटे छिद्र से वो गैस अगर बाहर निकलते हैं, द्रव अगर बाहर निकलते हैं, उसकी गति ज्यादा और प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। वहां भी बर्नौली हमारा काम करता है। तो जहां जहां ये रिलेशन देखने को मिलेगा वहां बर्नौली काम करता ही ये करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और मेरे भाई स्टोक्स लॉ की अगर हम बात करते हैं ना, इस स्टोक के नियम की अगर बात करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये हमारा ड्रैग फोर्स देता है। ये कौन सा फोर्स का कंसेप्ट देता है मेरे भाई? ये ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट देता है। और ड्रैग फोर्स हमारा क्या होता है कि यहां पर 6 पाई ईटा आर भी हमारा होता है। और अगर ड्रैग फोर्स को अगर आप देखना चाहते हैं ना, आप फील करना चाहते हैं, ड्रैग फोर्स को समझना चाहते हैं, बहुत आसान है मेरे भाई। ड्रैग का मतलब होता है जैसे प्लेन, अगर मान लेते हैं प्लेन उड़ रहा है, तो जब प्लेन उड़ता है तो प्लेन आगे की ओर गति करेगा तो हवा उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो हवा, जैसे आप ही दौड़ते हैं, अगर आप दौड़िएगा तो आपको हवा रोकने की कोशिश करता है। तो ज्यादा हवा अगर तेज चलती है और आप विपरीत दिशा में अगर दौड़ते हैं तो देखिएगा आपको हवा रोक देगी। और वो हवा जो आपके ऊपर, शरीर के ऊपर फोर्स लगाती है, उसी फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि किसी द्रव या गैस में जब किसी ठोस पदार्थ को हम गिराते हैं तो उस पर एक हमारा द्रव या गैस एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है। बुयांसी तो अलग चीज है, लेकिन एक ड्रैग फोर्स भी हमारा आता है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, स्टोक लॉ से हम लोग ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करते हैं, और 6 पाई ईटा आर भी इसका फॉर्मूला होता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई कि पास्कल के नियम की अगर बात करते हैं तो ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन शांत द्रव में ही पास्कल लॉ लगता है। पास्कल का नियम मेरे भाई किसी गैसियस पदार्थ में लागू नहीं होता है, केवल और केवल कहां पर होगा? तो कहेंगे यहां पर शांत द्रव में, बहता हुआ द्रव नहीं, शांत द्रव में लागू होगा। और इसी पर हमारा यहां पर कहेंगे, इसी के एप्लीकेशन पर हमारा हम काम करता है कौन? तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक पंप, इस तरह से हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कितने लोग करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मेरे क्लास को अगर लगातार अगर आप पढ़ते होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, हम आपके आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सी कर रहे हैं हमारे बहुत सारे भाई लोग, सी कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोग तो मेरे भाई महान है।
यानी आप लोगों की तैयारी बहुत चरम पे है, बस थोड़ा मेहनत करते रहिए। अब ये गैस के नियम की बात कर रहा है और पीवी बाई टी जो होगा वो कांस्टेंट कह रहा है। तो मेरे भाई अगर हमारे सामने पीवी बाई टी इक्वल टू अगर यहां पर कांस्टेंट अगर कह रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पीवी इक्वल टू हमारा कांस्टेंट यहां पर 80, पीवी इक्वल टू हमारा कांस्टेंट यहां पर 80, कांस्टेंट यहां पर 80 और टी से गुना कर देंगे। क्या इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग एम आर हमेशा बोलते हैं या एन आर बोलते हैं और ये टी के बराबर होगा? हम हमेशा आपको बोलते हैं एम और आर हमेशा कांस्टेंट होता है और हम कह सकते हैं मेरे भाई कि पीवी इक्वल टू एम आर टी, ये कहीं ना कहीं हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन हो गया। ये कांस्टेंट होता है, एम आर हमेशा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट की जगह पर हमारा आ गया, हम इसी को कहते हैं मेरे भाई ये आइडियल गैस हमारा है। ये कैसा गैस है तो कहेंगे हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन है। ये हमारे आइडियल गैस का समीकरण है और आदर्श गैस का समीकरण हम लोग इसको कह सकते हैं। अगर मेरे भाई ये हमारे आदर्श गैस का समीकरण है तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि इसी आदर्श गैस पर हमारा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ ये सब डिफाइंड होता है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसी आदर्श गैस पर हमारा बॉयल्स लॉ भी काम करता है। कौन काम करेगा तो कहेंगे बॉयल्स लॉ काम करेगा। कौन काम करेगा मेरे भाई तो कहेंगे यहां पर चार्ल्स लॉ काम करेगा। और कौन काम करेगा तो कहेंगे यहां पर हम एवोगाड्रोज लॉ की बात करते हैं, ये हमारा एवोगाड्रोज लॉ की बात करते हैं, हमारा एवोगाड्रोज लॉ की बात करते हैं। और कौन काम करेगा मेरे भाई तो गे-लुसैक लॉ काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर हमारा ये हमारा गे-लुसैक लॉ की हम बात करते हैं, ये भी हमारा काम करता है। ये भी हमारा गे-लुसैक लॉ भी हमारा काम करता है, गे-लुसैक लॉ भी काम करता है। ये तो हमारा काम करता ही करता है, इसको तो ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन आदर्श गैस पर मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि हमारा और भी प्रोसेस हमारा होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल का प्रोसेस हमारा होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस भी हमारा आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को अगर आप देखिएगा तो ये भी हमारा होगा। इसको हम लोग आइसो का मतलब एक समान, थर्मल का मतलब तापमान, यानी कि समतापी प्रक्रम हम लोग कहते हैं। तो मेरे भाई समतापी प्रक्रम की बात कर लीजिए, ये भी डिफाइंड होता है। इसी तरीके से आप दूसरा भी ले लीजिए, अगर हम लोग यहां पर समतापी के मतलब समदाबी बोल दिए तो ये भी हमारा होगा, तो समदाबी प्रक्रम भी हमारा होगा। इसी तरीके से ध्यान रखना है मेरे भाई कि सम आयतनिक प्रक्रम की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं होना चाहिए कि आपको ये पता ना हो, सम आयतनिक प्रक्रम भी होना चाहिए। और इसी तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि रुद्धोष्म प्रक्रम भी आपका होना चाहिए। कौन होना चाहिए तो रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसको एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, ये हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम भी हमारा होना चाहिए। तो आप यहां देख लीजिए मेरे भाई, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हो गया, ये 4 प्रोसेस है और यहां पर हमारा है। तो मेरे भाई ये सब आदर्श गैस के लिए ही डिफाइंड होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो मेरे भाई आप बता सकते हो कि क्या केवल समतापी परिवर्तन होगा, क्या केवल समतापी प्रोसेस होगा, क्या केवल हमारा यही होगा? नहीं, इस पर आधारित हमारे सभी प्रोसेस, ये सभी लॉज होंगे। तो मेरे भाई हम कहेंगे केवल लिख करके गलती कर दिया, मेरे भाई ये केवल नहीं होगा, ये केवल वाला नहीं होगा। हम कहेंगे यहां पर समतापी तो आइसोथर्मल होगा ही होगा, रुद्धोष्म भी होगा, क्योंकि यहां पर रुद्धोष्म प्रक्रम आपको दिख रहा होगा और यहां पर समतापी भी दिख रहा होगा। यानी कि ये दोनों के दोनों अगर प्रोसेस आपको दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों प्रोसेस की हम बात करेंगे और ये दोनों के दोनों प्रोसेस हमारे इसी पर एप्लीकेबल होते हैं। एडियाबेटिक के साथ साथ हमारा क्या होगा, आइसोथर्मल भी होगा। लेकिन एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरे भाई एक कहानी है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अगर आप कोई काम धीरे धीरे करते हैं, इतना धीरे धीरे करते हैं, आप हर दिन करते हैं तो लगता है कि आप वही किए हैं, उतना ही किए हैं जितना आपको लगेगा स्टार्टिंग में आप करना शुरू किए थे। यानी कहने का मतलब है इतना स्लो होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि मेरे भाई हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है कि साइकिल का टायर अचानक अगर फटता है, गाड़ी का टायर अगर अचानक फटता है, तो मेरे भाई वह किस प्रोसेस पर हमारा काम करता है, उस प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब गाड़ी का टायर फटता है, जब गाड़ी का टायर फटता है, उस समय जो गैस निकलती है, उस गैस की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वह इतना फास्ट वे में निकलता है कि उसको उष्मा संचरण करने का मौका ही नहीं मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, उष्मा संचरण का मान 0 होता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। अगर हम यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं ना,
अगर हम लोग यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, दैट इज वेरी स्लो प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होगा, तो ये हमारा वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये वेरी स्लो प्रोसेस होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा कैसा होगा, तो मेरे भाई एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, याद रखना मेरे भाई, ये वेरी फास्ट प्रोसेस हमारा होता है। ये कैसा होगा, तो वेरी फास्ट प्रोसेस की बात करते हैं। इसीलिए टायर से हवा निकल जाता है इतना जल्दी कि उससे उष्मा संचरण मेरे भाई हो ही नहीं पाता है। जब उष्मा संचरण का मान 0 होगा, वह किस प्रोसेस में होगा, तो कहेंगे एडियाबेटिक में होता है। बताइए मेरे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो ये सारी बातें बीपीएससी या अदर एग्जाम पूछता है, इसलिए ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए। जो साइकिल गाड़ी वाला टायर वाला क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एडियाबेटिक पर, और इसके कॉजेज वही है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन सब लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड्स हैं? तो मेरे भाई आपको ये चीज याद रखना है, इसको हम लोग अंतराकाशी यानी कि हम लोग कहेंगे इंटरसेल्युलर स्पेस की हम बात करते हैं, यानी कि ये इंटरसेल्युलर स्पेस हमें फॉर्म करता है। तो वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड्स होंगे, उसमें एक सेल और दूसरे सेल के बीच में हमारा स्पेस हो जाता है, उसी को हम लोग इंटरस्टेशियल स्पेस के नाम से जानते हैं। अगला मेरे भाई दे रखा है कि फैलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फैलिंग सॉल्यूशन की बात करें या फिर बेंडिक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, मेरे भाई याद रखना कि फैलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका दो काम होता है। एक काम इसका क्या होगा मेरे भाई, एक काम ये होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल का पता लगाते हैं। इसका क्या काम होता है मेरे भाई, तो ये हमारे शरीर में हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल का पता लगाता है। ये क्या करता है मेरे भाई, BGL लिख दिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल का, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल का ये क्या करता है, तो कहीं यहाँ पर टेस्ट करता है, उसका पता लगाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, और ये क्या काम करता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पैदा करता है। ये एल्डिहाइड की हम बात करेंगे, एल्डिहाइड तथा यहां पर कीटोन की अगर हम बात करते हैं, तो ये एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर पैदा करता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में यह क्या करता है मेरे भाई, तो अंतर पैदा करता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आपसे फैलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल हमारा कम है कि ज्यादा है, उसके बारे में भी पता लगाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर हम बात करते हैं यहां पर इसके, तो ये हमारा ग्लूकोज के द्वारा अपचयन होने पर, यानी ग्लूकोज का मेरे भाई जब ऑक्सीडेशन होता है, तो वैसी परिस्थिति में यहां से क्यूप्रस आयन फॉर्म करता है। क्यूप्रस आयन कहने का मतलब है Cu2O होता है, इसको क्यूप्रस आयंस कहते हैं। तो मेरे भाई जब इसका सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के दौरान हमारा Cu2O का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग क्यूप्रस आयन या हम लोग यहाँ पर कॉपर आयंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पर क्यूप्रस आयंस कहेंगे, ये हमारा फॉर्म करता है, सिर्फ हमारा Cu2O होगा, Cuo नहीं होगा, Cu2, यानी कि हम कॉपर के दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई दो एटम की बात। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, तो मेरे भाई जब दो तरल पदार्थ है वो एक दूसरे में नहीं घुल पाता है। अब दो तरल पदार्थ जब एक दूसरे में नहीं घुल पाता है, इसका मतलब तरल पदार्थ मेरे भाई आयंस में नहीं टूट रहा है, इसके कारण वो घुल नहीं रहा। अगर पानी में नमक घुल गया, तो पानी भी मेरे भाई टूट जाएगा H+OH- में, और हमारा नमक भी टूट जाएगा Na+Cl- में। तो आयंस में जब टूटेगा तो आसानी से वो घुल मिल जाएगा, हम कहेंगे वो घुलनशील होगा, इसीलिए नमक हमारा पानी में घुलनशील होता है। अब नमक मेरे भाई पानी में घुलनशील है, लेकिन कोई ऐसा पदार्थ जो हमारे पानी में घुलनशील नहीं होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि वो आयंस में नहीं ब्रेक करेगा, इसीलिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, तो आपसे कह रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, क्या नहीं बनाते मेरे भाई, और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, घुलेगा तभी सॉल्यूशन बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सिंपल सा फंडा मेरे भाई, अगर सॉल्यूशन नहीं बनाएगा तो उसको इमिसिबल के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। और जो घुल गया उसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई अगर इमिसिबल की बात करते हैं, जो अमिश्रणीय होगा, मिश्रण बन जाएगा, तो उसकी बात हम कर रहे थे। अगर घुल गया तो हमारा घुलनशील हो गया, अगर हम कहेंगे यहां पर इमिसिबल मतलब वो हमारा घुलेगा नहीं, ये सिंपल सा। अगला दे रखा है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका यहां पर है, कह रहे NaCl हमारा नमक है, और CH4HCl की अगर बात करते हैं मेरे भाई, अमोनियम क्लोराइड हमारा है। एक बात मेरे भाई जानिए कि NH4Cl की बात करते हैं ना, तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड के नाम से फेमस है। ये हमारा अमोनियम का मतलब NH4, और Cl मतलब क्लोराइड की हम बात करेंगे, तो ये हमारा अमोनियम क्लोराइड के नाम से ये फेमस है। अब मामला ये है कि जो अमोनियम क्लोराइड हमारा होता है, ये हमारा ठोस पदार्थ है,
ये हमारा कैसा पदार्थ कहेंगे, हमारा ठोस पदार्थ है। लेकिन मेरे भाई इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे ना, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये अगर इसको आप गर्म करोगे तो ये क्या होगा, तो ये हमारा ठोस पदार्थ के रूप में है। ये हमारा किसके रूप में है, तो ठोस पदार्थ के रूप। जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, तो ये डायरेक्ट ठोस पदार्थ हमारा गैस बन जाएगा, डायरेक्ट ये हमारा गैस बन जाएगा। बीच में मेरे भाई ये द्रव बनेगा ही नहीं, बीच में ये द्रव बनेगा ही नहीं, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मान लेते हैं कि जो हमारा NaCl है, नमक की बात कर रहे हैं, तो नमक भी हमारा सॉलिड है और NH4Cl भी हमारा सॉलिड है, और दोनों को अलग करना है, हम गर्म करेंगे। और वैसी परिस्थिति में मेरे भाई हमारा जो NH4Cl होगा, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप जैसे ही उसको गर्म करोगे, वह ठोस से आपको क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, और नमक हमारा वहीं रह जाएगा। तो मेरे भाई इस परिस्थिति में हम कहेंगे कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा ऐसा होगा। अगर कोई ठोस डायरेक्ट गैस बन जाता है, वो विदाउट हमारा द्रव बने हुए, हम कहते हैं मेरे भाई उसको सब्लिमेशन का प्रोसेस कहेंगे। तो ये कैसा प्रोसेस यहां पर हमारा काम करेगा, यहां जो हमारा प्रोसेस काम करेगा मेरे भाई, इसको हम सब्लिमेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर सब्लिमेशन कहेंगे, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा, पानी को नमक से निकालने की जो विधि होती है, उसको हम लोग इवेपोराइजेशन कहते हैं, जिसको हम लोग वाष्पीकरण की विधि कहते हैं। पानी से नमक को अलग करने की विधि होती है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, और ये बोला गया है कि विस्फोट तथा दहन के बीच में, किसके किसके बीच में, विस्फोट तथा दहन के बीच में आपको अंतर बताना है। तो मेरे भाई विस्फोट और दहन दोनों अलग अलग चीज है। दहन का मतलब होता है किसी भी चीज का जल जाना, और जलने का मतलब यह होता है मेरे भाई कि अगर मान लेते कि तेल है, और तेल को क्या चाहिए जलने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर फ्यूल अगर ऑक्सीजन के साथ अगर जलेगा, एयर और फ्यूल जब आपस में मिलता है, तो मेरे भाई वो जल जाता है और वह कंबसन हो जाता है। तो याद रखेंगे, एयर और फ्यूल की हम बात करते हैं। तो एयर और फ्यूल जब मिलेगा, तो यहां पर होता है कंबसन। यहां पर क्या होगा मेरे भाई, तो कंबसन। और कंबसन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग दहन कहते हैं। तो एयर और फ्यूल के मिलने से, एयर और फ्यूल अगर मिलेगा, चिंगारी अगर लगा दीजिएगा, तो ये अपने आप दहन हो जाएगा। बढ़िया तरीके से चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, खराब तरीके से चलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखिए, विस्फोट में हमारा ऐसा नहीं होता है, विस्फोट में ऐसा नहीं, कंबशन नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंसेस आपको पूछ रहा है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है ये भी चीज। ये हमारा रिएक्शन हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी कहने का मतलब हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसमें हम कहेंगे यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हमारा हो गया, यहां पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो यहां रासायनिक अभिक्रिया होगा। लेकिन अगर हम विस्फोट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, आपको ध्यान समझना है, अगर हम यहां पर विस्फोट की अगर हम बात करते हैं ना, तो जैसे बम विस्फोट होता है, तो वहां पर भी मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ही हमारा ऐसा होता है। तो उसमें भी हम कहेंगे कि यहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, तो हमारा विस्फोट होगा। तो मेरे भाई दोनों में केमिकल रिएक्शन होंगे, किसी एक में नहीं होगा। कह रहा है कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि विस्फोट एक भौतिक, कह रहा मेरे भाई गलत हो गया, दोनों रासायनिक अभिक्रिया होगा। दहन केवल वायु में घटित होगा, जबकि विस्फोट बगैर वायु का होगा। मेरे भाई आप बताइए कि किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो विस्फोट अगर होता तो जलता है, जलेगा तो ऑक्सीजन चाहिए। यहां कह रहा है कि बगैर ऑक्सीजन की बात कर रहा है, तो मेरे भाई गलत हो गया ये भी। आगे चलता है, विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र पर दाब तेजी से बढ़ता है। अब किसी चीज का जब विस्फोट होता है ना, तो नीचे मेरे भाई दाब ज्यादा एक्सर्ट करता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अगर विस्फोट के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब जो होता है हमारा, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मेरे भाई जब दहन की बात करते हैं ना, तो वो प्रेशर नहीं क्रिएट करता है। तो दहन आसानी से जल जाएगा, लेकिन वहां पर दाब पैदा नहीं करता है। आप देखिएगा जहां पर आप बम फोड़ते हो वहां गड्ढा हो जाता है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो जमीन में फोर्स एक्सर्ट करता है, दाब लगाता है। लेकिन जब किसी चीज को जलाना है, तो वहां पर मेरे भाई हम कहेंगे प्रेशर नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर इसका मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों में। अगर ये डिफरेंसेस हैं यहां पर, तो मेरे भाई डिफरेंस ही कह रहा था, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। मेरे भाई देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे थे, थोड़ा सा गियर चेंज करेंगे, 2 नंबर में गाड़ी को देते हैं। 1 नंबर में गाड़ी धीरे स्लो चल रहा था। अब देखिए, एक धातु, जब एक धातु उसके अयस्क से निष्कर्षित होता है मेरे भाई, अयस्क जो होता है हमारा, अयस्क के अंदर अशुद्धियां होती है, और उससे किसी धातु को अलग कर देना शुद्ध काम आप कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप समझिएगा मेरे भाई, कि अगर धातु के, अगर आप ऐसे समझिए, अगर हम अयस्क की अगर हम बात कर रहे हैं,
अयस्क की बात कर रहे हैं, वो भी हमारा क्या है, तो धातु के अयस्क की बात कर रहे हैं मेरे भाई। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम धातु के अयस्क, समझने का कोशिश कीजिएगा, एकदम सिंपल सा फंडा है। हम धातु के अयस्क की बात करते हैं। जो धातु के अयस्क होते हैं तो इसमें अशुद्धियां होती है। इसमें मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर अशुद्धियां होती है, इसमें अशुद्धियां होती है, ध्यान रखेंगे। धातु के जो ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं उसमें अशुद्धियां होती है। अगर धातु के ऑक्साइड्स हैं, आपको समझना पड़ेगा मेरे, धातु का अयस्क हमारा क्या है, क्योंकि धातु के अयस्क जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, आयरन के ऑक्साइड्स की बात करते हैं, Fe2O3 की बात करते हैं। तो Fe2O3 हमारा क्या अयस्क है। इससे हम क्या करते हैं, तो मेरे भाई शुद्ध चीज है, अशुद्ध चीज है, इससे हम आयरन को अलग करते हैं। अगर हम आयरन को अलग किए तो ये कंप्लीट शुद्ध हो गया, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। एक बात हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि धातु के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ये लाइन मैंने आपको पढ़ाया था, और ये कंसेप्ट भी होता है कि धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ये सब तो आपको मेरे भाई कंसेप्ट पता होना चाहिए। धातु के ऑक्साइड्स कैसे होंगे, तो अम्लीय होंगे। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये हमारा किस प्रकृति का होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा अम्लीय प्रकृति का होगा। ये किस प्रकृति का होगा, तो कहेंगे ये हमारा अम्लीय होगा। इसमें किसी को अगर कोई शक है तो आप बोल सकते हो। अब मेरे भाई अगर किसी अम्ल को अगर खत्म करना है तो क्षार तो मिलाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको अलग करेंगे, धातु को अलग करेंगे, तो इस अम्ल को खत्म करना पड़ेगा। तो अम्ल को खत्म करेंगे, इसका मतलब है हमको क्षार वाला चीज लेना पड़ेगा, यानी कि हमें क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी, क्योंकि अम्ल को कौन काटेगा, तो क्षार ही काट सकता है। आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि अधातु सामान्यता, अधातु सामान्यता कह रहा है जनरली मेरे में 90% केस में अधातु की बात करते हैं। तो जो अधातु होते हैं ना, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये दुनिया जानती है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो मेरे भाई ग्रेफाइट हमारा क्या है, तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो अगर आप ग्रेफाइट की अगर बात करते हो तो एक चीज आप जान लीजिए, अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट हमारा क्या, यहाँ पर हम अधातु की बात करते हैं, ये भी हमारा अधातु ही है। लेकिन इस ग्रेफाइट के पास ऐसी प्रकृति होती है, इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी मेरे भाई ऐसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, ये विद्युत धारा का भी संचरण करेगा। मेरे भाई ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये विद्युत का सुचालक माना जाता, कुचालक नहीं होगा, ये विद्युत का सुचालक होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई उष्मा का भी सुचालक होगा। अब उष्मा का सुचालक और विद्युत का अगर ये सुचालक होता है तो उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है मेरे भाई, अगर सुचालक है उसमें भी विद्युत का सुचालक, और कहेंगे यहाँ पर किसका, तो उष्मा का सुचालक। इसका मतलब है मेरे भाई उष्मा अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वैसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम कहते हैं उष्मा संचरण होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि विद्युत का अगर कुचालक हो, सुचालक अगर होगा, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी ठोस पदार्थ में अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इन दोनों में हम कह सकते हैं मेरे भाई, ये दोनों होने के लिए हम कहेंगे मेरे भाई इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होगा, कहेंगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होगा। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। इन दोनों के कारण हम कहते हैं ये चीज हमारा होता है। अब ये जो ग्रेफाइट हमारा होता है ना, इस ग्रेफाइट के पास मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके पास क्या होगा, तो कहेंगे इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, ये हमारा होता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा होता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है। अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं ना, तो एक कार्बन 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि एक कार्बन को 4 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएगा। तो अगर एक कार्बन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, एक कार्बन 3 ही कार्बन से अगर जुड़ा हुआ, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक और हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा। क्योंकि कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन के बाहरी कक्षा में मेरे भाई 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3, 3 तो भाग ले लिया, एक हमारा यहां पर मेरे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा बच जाता है। इसमें हमारा यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या करता है, कहेंगे विद्युत धारा का फ्लो करा देता है, और हम कहेंगे उष्मा का भी संचरण करा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे इसके पास शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका कोई बॉन्डिंग नहीं होता है, इसीलिए हम कहेंगे वह मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जबकि ग्रेफाइट हमारा कार्बन का प्रूफ होता है, कार्बन के कारण मेरे भाई उष्मा का संचरण, या फिर हम कहेंगे यहां पर हमारा विद्युत धारा का संचरण हमारा कार्बन के कारण नहीं होता है।
ठीक है, इसीलिए ये चीज हमारा और धातु होते हुए भी ऐसा कर रहा है, इसके पीछे का रीजन मेरे भाई यही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रख रहे हो, आंसर करेंगे बी। लेकिन अगर डायमंड की बात करते हैं ना, तो एक चीज आप जान लीजिए मेरे भाई, जब डायमंड की हम बात करते हैं, जब हम डायमंड की बात करते हैं मेरे भाई, ये आपका क्या है, तो ये आपका 20 सेट का जो 40 क्वेश्चन आप दे रहे हैं, ये आपका साइंस का स्पेशली मिल जाएगा। अगर मैथ और साइंस का कॉम्बो चाहिए वो भी मिल जाएगा। फायदा इसमें ये होगा 50 रुपया का, 99 रुपया का अगर एगो लीजिएगा, और दोनों अगर कंबाइंड लीजिएगा तो 149 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया आपका बचेगा। ये दोनों कोर्सेस आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहां से इसको बाय करके इस टेस्ट को दे सकते हैं, और ऑनलाइन भी दीजिए और ऑफलाइन में भी आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए, सामने क्वेश्चन दिख रहा है, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए मेरे भाई जल्दी से। कठोर जल की बात करते हैं। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले, लाए जाने वाले विद्युत उपकरण तापन के अवयव पर जमने वाली सफेदी परत क्या होती है? मेरे भाई एक बात जानिए, यहां पर कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मेरे भाई जब हम लोग यहां पर हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? अगर हम यहां पर हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा वाटर का जो हार्डनेस होता है वो दो तरह का होता है। एक तो हमारा क्या होगा मेरे भाई, एक हमारा परमानेंट होगा, एक हमारा अस्थाई कठोरता होता है, और दूसरा हमारा यहां पर मेरे भाई हम कहेंगे अस्थाई, जिसको हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। एक हमारा ऐसी कठोरता, तो एक हमारी ऐसी कठोरता होती है। अगर अस्थाई कठोरता की अगर हम बात करेंगे, तो मेरे भाई अस्थाई कठोरता हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से आता है। याद रखना, कैल्शियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से ही हमारा आता है। ये किससे मेरे भाई? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से ही हमें मिलता है, इसके मिलता है। लेकिन अगर अस्थाई कठोरता की अगर बात करते हैं ना, तो मेरे भाई कैल्शियम मैग्नीशियम के कॉपर सल्फेट, या हम कह सकते हैं कॉपर कैल्शियम मैग्नीशियम के हम कहेंगे क्लोराइड या उसके सल्फेट से मिलता है। तो आपको ध्यान रखना यहां पर हमारा सल्फेट या क्लोराइड के कारण होता है। लेकिन अस्थाई की हम इसलिए बात कर रहे हैं चूंकि उबालने की बात हो रही है। अब मेरे भाई पानी में अगर हार्डनेस है और उबालने पर अगर हार्डनेस खत्म होता है, तो अगर अस्थाई कठोरता को अगर दूर करना, हम इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज नहीं है। अगर इसको दूर करना होगा, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो मेरे भाई पानी को सिंपली हम क्या करेंगे, तो पानी को हम सिंपली बॉयल करते हैं। पानी को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो पानी को सिंपली हम यहां पर बॉयल कर देते हैं, और पानी को सिंपली बॉयल करके हम क्या करेंगे, उसके अस्थाई कठोरता को दूर कर देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा मेरे भाई, क्या अस्थाई कठोरता अगर दूर होगी, तो कठोरता किसके कारण आया था? इसके कारण। और यही क्या करेगा मेरे भाई, जाकर के जमा हो जाएगा, पानी से निकल करके जमा हो जाएगा उस पे। तो मेरे भाई जब कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले हमारे जो विद्युत हमारे उपकरण होते हैं, इस विद्युत उपकरण से जाकर के ये दोनों चिपक जाएगा। क्योंकि मेरे भाई गर्म करोगे तो चिपक जाएगा, उसमें पानी अलग हो जाएगा, पानी का हार्डनेस खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है मेरे भाई बताइए, उस पर जमने वाली जो सफेद परत होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की ही होगी, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होंगे। इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं मेरे भाई, वो लवण की फॉर्म में होते हैं, और लवण हमारा ठोस के रूप में मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। इसको अगर दूर करना है तो आपको पानी में क्या मिलाना पड़ेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहां पर धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म मेरे भाई किसकी अनुपस्थिति की इससे हमारा भिन्न है, यानी किसमें एब्सेंट होता है? तो एक बात मेरे भाई आप जान लीजिए, अगर हम पादप की अगर बात करते हैं ना, अगर हम अपने प्लांट की बात करते हैं, तो मेरे भाई पादप जो हमारा होता है, या आप ऐसे समझिए फूल की बात करते हैं। एक प्लांट की बात कर लीजिए, अगर प्लांट की बात करते हैं, जो हमारा प्लांट किंगडम होता है मेरे भाई, इसमें एक होता है फूल वाला पौधा, एक तो बिना फूल वाला होगा, एक हमारा फूल वाला पौधा होता है। अगर मेरे भाई ये फूल वाला पौधा होता है तो इसको हम लोग फेनेरोगेमी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग यहाँ पर फेनेरोगेमी के नाम से जानते हैं, ये हमारा फेनेरोगेमी होगा। दूसरी बात, अगर फूल वाला पौधा है तो मेरे भाई इसमें बीज होगा। लेकिन फूल वाले पौधे की अगर बात करते हैं, तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि फेनेरोगेमी में दो तरह की चीजें आती है। एक हमारा क्या कहते हैं, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? दूसरे को हम लोग यहां पर जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये हमारा जिम्नोस्पर्म होता है।
एक हमारा एंजियोस्पर्म हुआ, दूसरा हमारा जिम्नोस्पर्म हुआ। इसको आवृत बीजी, इसको अनावृत बीजी कहेंगे। इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें फूल होगा, फल भी होगा, और इसमें मेरे भाई बीज भी होगा। लेकिन जो बीज इसमें होगा, उस बीज हमारा ये कवर्ड बीज होता है, बीज का आवरण होता है। तो मेरे भाई इसमें बीज का बाहरी आवरण होता है, इसमें बीज का बाहरी आवरण होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इसमें बीज का बाहरी आवरण होता है, फूल भी होगा, फल भी होगा, और बीज का बाहरी आवरण होता है, ये अलग है। लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें फूल होगा। अगर फल की बात करिएगा तो इसमें फल नहीं होता, ये भी डिफरेंसेस हैं, इसमें फल नहीं होगा। इसमें बीज तो होगा मेरे भाई, लेकिन ये जो बीज होता है ये नेकेड बीज होता है। ये कैसा बीज होगा तो कहेंगे ये हमारा, ये यहां पर नेकेड बीज की हम बात करेंगे। यहां पर कैसा बीज होगा तो कहेंगे यहां पर नेकेड बीज होता है, यानी कि बीज का बाहरी आवरण यहां पर नहीं होता है, इसमें बीज का बाहरी आवरण नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंसेस यही है। तो आपसे बोला गया है कि ये बता दीजिए कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हमारा किस अनुपस्थिति से हमारा भिन्न है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से क्यों भिन्न है। तो मेरे भाई एंजियोस्पर्म में क्या होगा, तो बीज का बाहरी आवरण होता है और इसमें नहीं होता है। तो मेरे भाई हम कहेंगे हमारा नेकेड ओव्यूल होगा। ओव्यूल हमारा बीज का निर्माण करता है, वो नेकेड होगा। तो ये नेकेड की वजह से एक में होगा, एक में नहीं होगा, ऐसा इसलिए होता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो हमारा प्लांट है, चाहे एंजियोस्पर्म चाहे जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में मेरे भाई जाइलम फ्लोएम दोनों में होता है, इसलिए संवहनी ऊतक तो दोनों में होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं, जिसको जाइलम फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो ये तो दोनों में होगा, और दोनों में ओवरी होता है। एक दोनों ओवरी का, मेरे अंडाशय जो हमारा ओवरी होता है, दोनों फल का निर्माण करता है, तो दोनों में होगा। लेकिन एक में फल में नहीं बनता है, एक में फल बनता है। लेकिन आप कहेंगे दोनों में ओवरी होता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना, ये उसके पीछे डिफरेंसेस हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जो पादप जीवन में एक बार पुष्प धारण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोनो का मतलब एक होता है, अगर थोड़ा भी पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। मोनो का मतलब एक होता है मेरे भाई। मोनो का मतलब क्या होता है, कहेंगे यहां पर मोनो का मतलब हमारा एक होता है। तो ऐसे ही हम बता सकते हैं कि ये हमारा एक ही बार पुष्प का धारण करेगा, क्योंकि वो मोनोकार्पिक है। पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक, तो पॉली नहीं होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला मिलान करना है कि क्लोरोफिल की बात करते हैं, ये पत्ती में पाया जाता है, तो हम कहेंगे A1 का तो हमारा डी मैच कर रहा है। तो मेरे भाई 1 का अगर डी होगा तो इन दोनों में नहीं होगा, आंसर आपका यही मैच करेगा। बाद बाकी आप मिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया हमारा एजिटोबैक्टर या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया जो हमारा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहता है, यानी कि मेरे भाई 2 का तो हमारा ए मैच करेगा। अमरबेल जो हमारा कसकुट्टा होता है मेरे भाई, ये पैरासिटिक परजीवी प्लांट होता है, तो हम कहेंगे इसके साथ जाएगा, हम कहेंगे ये हमारा ई हो गया। मेरे भाई एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग एनिमल्स के श्रेणी में आते हैं। हम लोग क्या है मेरे भाई, परपोषी हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये हमारा परपोषी हो जाएगा, यानी एनिमल्स की बात करेंगे। और कीटभक्षी तो आपको पता होगा मेरे भाई कि नेप्थली, अगर कीटभक्षी प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्रोसेरा हमारा कीटभक्षी होता है, कीट खाने वाला हमारा होता है, और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी कर देता है। इसका मतलब ये हमारा इसके साथ जाएगा। तो मेरे भाई इसका तो सी का रिलेशन हो गया, और इसका रिलेशन यहां पर बी के साथ हो गया। आप देख लीजिए DAEBC मैच कर रहा आंसर। प्राणी का जो वर्गीकरण है मेरे भाई, उसकी बात अगर करते हैं, सबसे पहला चीज हमारा संघ का होगा, तो संघ मेरे भाई सभी में है। संघ हमारा यहां भी है, संघ यहां भी है, संघ यहां भी है। उसके बाद मेरे भाई क्लास आता है, यानी कि उसके वर्ग की बात करेंगे, तो वर्ग यहां पर ये खत्म हो गया। उसके बाद मेरे भाई अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, तो यहां पर ऑर्डर की बात करेंगे, तो हमारा गण और यहां पर कुल फैमिली ने, ऑर्डर के बाद फैमिली आता है, तो ये हमारा होगा, फिर वंश, फिर हमारा प्रजाति, तो ये हमारे यहां पर सही है। आगे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है, मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि मान लेते हैं हम दौड़ते कूदते फानते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, आप कूद फान कर रहे हैं उसमें आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, और अगर उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण किसका जमा होगा मेरे भाई, कि यहां पर लैक्टिक एसिड की हम बात करेंगे। इस लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, और अगर लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई मांसपेशी दर्द करता है। लेकिन इस लैक्टिक एसिड के केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा C3H6
और O3 हमारा होता है। तो मेरे भाई कितने कार्बन ये बन रहे हैं, तो 3 कार्बन की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेरे भाई कि अगर मान लेते हैं कि हमारा यहां पर ऑक्सीशोषण हो रहा है और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीशोषण हो रहा है, तो 6 कार्बन वाले अणु यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहा है। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होगा? अगर हम इस ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। इसमें 6 कार्बन है और ये 6 कार्बन वाले मेरे भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जितना ऑक्सीजन होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ये C3H6O3 का निर्माण करेगा और यही हमारा लैक्टिक एसिड होता है। यही हमारा लैक्टिक एसिड होता है मेरे भाई, यही हमारा लैक्टिक एसिड। यानी आप कह सकते हैं कि जो 6 कार्बन वाले अणु है ना, वो 3 कार्बन वाले अणु में कन्वर्ट हो जाता है। जो 3 कार्बन वाले अणु होंगे वही हमारे लैक्टिक एसिड होंगे। तो हम कहेंगे मेरे भाई 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 की हम बात करेंगे तो यहां पर 3 हमारा यहां पर हो जाएगा राइट। चीज आपको ध्यान रखना, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें से क्या होगा मेरे भाई 3 कार्बन की बात करेंगे। 3 यहां पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसमें से कोई नहीं। आप करेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ई जो होगा आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला मेरे भाई यहां पर दे रखा है कि अगर हम रुधिर लसिका की अगर बात करते हैं, और रुधिर लसिका के नाम हीमोलिम्फ जिसमें देखी जाती है, आप ध्यान रखना मेरे भाई ये एक द्रव पदार्थ होता है, एक द्रव पदार्थ होता है जो कि ऑर्थोपोडा में होता है। ऑर्थोपोडा में होता है। ऑर्थोपोडा जीव जंतु का सबसे बड़ा संघ होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है। और ध्यान रखना मेरे भाई जो ऑर्थोपोडा होता है वो हमारा, उसमें सभी कीट वगैरह शामिल होंगे और ऑर्थोपोडा में ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। और ये हमारा 2/3 हिस्सा हमारे जमीन, हमारे पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा हमारा वही हो। अब देखिए एक्वेरियम की अगर बात करते हैं ना, तो एक्वेरियम जो जलीय जीव वगैरह होते हैं उसको एक्वेरियम करते हैं। जैसे कि जलीय जीव को नहीं कहेंगे, जैसे कि मान एक्वेरियम हमारा क्या है, आप देखते होंगे मेरे भाई कि आप घर में क्या करते हैं, सजावट के रूप में पानी में मछली को आप रखते हैं, वो एक्वेरियम हो गया। तो जो भी हमारे जलीय पौधे भी एक्वेरियम हो जाएंगे, वो आपके द्वारा निर्मित किया गया उसको एक्वेरियम कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा हमारा वेसल्स है जिसमें जीवित मछली और जलीय पौधे को हम रख सकते हैं, उसी को एक्वेरियम कहते हैं। और मेरे भाई ये हमारे और आपके द्वारा निर्मित है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं, उसकी जो फोकस दूरी होती है मेरे भाई, याद रखना हमारा जो नेत्र का जो फोकस दूरी होता है उससे भी यहां पर कम होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 2 किलोग्राम के एक पिस्तौल इतने वेग से अगर चल रही है, अगर 2 किलोग्राम के पिस्तौल से, सॉरी ये आपको अलग है, 2 केजी के अगर एक पिस्तौल है और 2 केजी के पिस्तौल से मेरे भाई 150 मीटर पर सेकंड के वेग से 25 ग्राम की क्या निकल रही है, तो गोली हमारा क्षैतिज रूप में चलती है। तो इस गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग दे रखा है। लेकिन मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे, बंदूक में झटका पीछे लगता है। तो आपसे मेरे भाई पूछा गया है कि पिस्तौल का जो प्रतिक्षिपित बल होगा, रिकॉल वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा, वो कितना होगा, ये पूछा गया है। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, जब भी गोली बंदूक की बात होती है, मैंने आपको कई बार बोला है मेरे भाई कि जब भी आपसे ये बोल देगा कि गोली बंदूक की बात करेगा, गोली बंदूक से गोली निकलेगा, तो याद रखना मेरे भाई हमेशा हमेशा तरह इसमें संवेग संरक्षित पर ऐसा काम करता है। इसमें हम कहेंगे संवेग संरक्षण पर ये हमारा आधारित होता है, ये संवेग संरक्षण पर हमारा आधारित। संवेग संरक्षण क्या होगा, तो मेरे भाई जैसे कि ये मान लेते हैं कि हमारा ये गन है और इस गन से क्या निकल रहा है, तो कहेंगे इस गन से बुलेट निकल रहा है। इस गन से मेरे भाई हम कहेंगे इस गन से हमारा, यहां पर मान लेते हैं ये हमारा गन है और इस गन से क्या निकल रहा है, तो यहां से बुलेट निकल रहा है, गोली जिसको कहते हैं। तो मेरे भाई गोली हमारा आगे की तरफ जाएगा, तो मान लेते इसकी वेलोसिटी u1 है और गोली का द्रव्यमान m1 है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि बंदूक का भी अपना द्रव्यमान होगा, मान लेते m2 है। तो ये अगर बंदूक है तो बंदूक में झटका किधर लगेगा, तो पीछे, और उसको u2 कह दिए। तो मेरे भाई संवेग संरक्षण मतलब होता है इस गोली का संवेग और इस बंदूक का संवेग दोनों आपस में बराबर होगा, उसी को संवेग संरक्षण कहते हैं। तो आप अगर संवेग संरक्षण अगर कह रहे हो तो गोली का संवेग बंदूक का संवेग को बराबर कर दीजिए, तभी संरक्षित रहेगा। हम कहेंगे मेरे भाई गोली का संवेग m1 u1 और बंदूक का संवेग मेरे भाई m2 u2 हमारा होगा। अब लेकिन अगर गोली का संवेग आगे की तरफ है तो संवेग सदिश राशि है, और हम कहते हैं कि बंदूक का संवेग पीछे की तरफ है, यह भी सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि होता है। और ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई अगर ये प्लस है तो इसको माइनस होना होगा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आ जाता है।
अब आप देख लीजिए, आपको दे रखा है डेटा, अगर मेरे भाई 100, यहां पर कितना ग्राम की गोली है, 25 ग्राम का, लेकिन ये सीजीएस यूनिट में है और ये एसआई यूनिट में है, तो आप 25 ग्राम को क्या करिएगा मेरे भाई, इस 25 ग्राम को आप यहां पर केजी में कन्वर्ट करिएगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और इसका वेग कितना है, तो कहेंगे ये हमारा 150 है। और द्रव्यमान की अगर बात करें, माइनस द्रव्यमान की अगर बात करेंगे, तो मेरे भाई यहां पर 2 केजी की बात करेंगे, क्योंकि केजी में है तो केजी में कन्वर्ट कर लिए, 2 केजी है और इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। 25 से अगर काटोगे तो 25 चौका हमारा 100 होगा। 4 से अगर कट करोगे मेरे भाई इसको, ये कितने वे में हमारा कटेगा, तो यहां पर कहेंगे ये 4 से अगर कट करेंगे तो 4 दूनी हमारा 4, यही हमारा 12, 3, और ये ऐसे डायरेक्ट नहीं कटेगा मेरे भाई, हम लोग ऐसा करते हैं, इसको यहां पर 25 चौका हमारा 100 हो गया, ये हमारा हो जाएगा। और यहां से तुम अगर U2 कैलकुलेट करोगे तो वह कितना होगा मेरे भाई, अगर U2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 150 में डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, तो मेरे भाई 150 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8 दूनी 16 से, यानी कि आपको सॉरी 4 दूनी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी यहां पर 25 चौका 140 होगा मेरे भाई, इसलिए नहीं आ रहा था। और इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कितना, तो 80 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेगा तो ये खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 8 दूनी 16, यानी कि हमारा 2 से तो कम ही होगा मेरे भाई, क्योंकि 8 से 16 तो हम कहेंगे 2 से कम वैल्यू होगा, तो 2 वाला तो आंसर नहीं होगा। और 8 दूनी 16 लगभग हमारा नियर है, तो हम कहेंगे ये हमारी आंसर होने की संभावना है। और 1 दशमलव कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 1 दशमलव हमारा 87 मीटर पर सेकंड की हम बात करेंगे। तो यहां पर मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा, उस गोली में जो बंदूक में जो झटका लगेगा वो इतने ही वेग से लगेगा। और आप जानते भी हैं कि गोली का वेग ज्यादा होता है, बंदूक हमारा झटका पीछे की तरफ देगा, लेकिन बहुत कम से आपको झटका देता है। आगे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस के अनुदिश गति करता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक एक्सिस है और इसको हम कह दिए कि हमारा एक्स एक्सिस है, और इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है मेरे भाई यहां पर एक्स एक्सिस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो गति हो रही है वो एक्स एक्सिस में हो रही है। अब कह रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र हमारा होगा मेरे भाई, एक बात आप जानते होंगे, अगर आपको थोड़ा भी पता होगा मैक्सवेल रूल के बारे में, तो ये बात आप जानते होंगे कि जो मैक्सवेल रूल हमारा होता है, ये मैक्सवेल रूल हमारा क्या कहता है कि अगर किसी भी तार में अगर करंट का फ्लो होता है, तो मेरे भाई इसके चारों तरफ मैक्सवेल रूल हमारा ये कहता है कि करंट अगर तार में ऊपर की तरफ जा रहा है तो अंगूठा ऊपर की तरफ होगा। और मैक्सवेल रूल हम लोग राइट हैंड रूल को कहते हैं। अब राइट हैंड रूल को मैक्सवेल रूल कहेंगे और अंगूठा हमारा ऊपर की तरफ होगा, तो ये जो चारों उंगली है इधर की तरफ होगा, और ये जो 4 फिंगर हमारा है इधर की तरफ, ये जो मेरे भाई यहां पर 4 फिंगर की हम बात करते हैं, ये जो हमारा 4 फिंगर है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ये किसको, तो कहेंगे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण हमारा बनता है। तो मेरे भाई अगर हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र को हम विद्युतीय क्षेत्र की भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स एक्सिस के अनुदिश अगर गति करता है, तो विद्युतीय क्षेत्र मेरे भाई वाई एक्सिस के अनुदिश हमारा होगा। तो मेरे भाई वाई एक्सिस हमारा अगर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया, क्या दिक्कत है, तो वाई एक्सिस हमारा ये होगा, इसको हम लोग वाई एक्सिस कह देंगे। और इस वाई एक्सिस की तरफ हमारा क्या जा रहा है मेरे भाई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इधर हमारा क्या कहेंगे, इधर हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। तो मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हमारा कैसा होगा, तो मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर किसकी तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। और ये जो आपको पाथ बनेगा इसी को हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा सीधा नहीं होगा, रोटेट करता हुआ जाएगा, इसको हम लोग यहां पर पैराबोलिक पाथ कहेंगे। और जो पैराबोलिक पाथ होता है इसी को परवलयाकार पथ के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन का पाथ पूछता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का पाथ पूछेगा हमेशा आंसर करना पैराबोलिक पाथ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, यदि हम क्लास 1 लीवर की बात करते हैं मेरे भाई, तो हम सभी लोग जानते हैं अगर हम लीवर की बात अगर कर रहे हैं, अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं मेरे भाई, यानी कि हम अगर लीवर की बात करते हैं जिसको हम लोग उत्तोलक कह देते हैं, इसी को लीवर हिंदी इंग्लिश नाम है और उत्तोलक इसका हिंदी नाम होता है। जब हम लीवर की बात करते हैं, उत्तोलक की अगर बात करते हैं, इसमें हमारे मेरे भाई क्लास हमारा 3 होता है, 3 क्लास के लीवर होते हैं। लेकिन इस पर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये आपको क्वेश्चन डाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बता देते हैं। अगर हम लोग इसमें क्लास 1 लीवर की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा क्लास 1 लीवर होता है, इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि बीच में होगा फलक्रम
इधर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लोड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरे भाई आप बचपन में झूला झूले होंगे कि बीच में यहाँ फिक्स होता था, ऐसे से करता था, यहाँ पर कोई बैठ गया तो इधर से आप दबाते थे तो ये उठ जाता था। तो सेम उसी की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर भार है, लोड को हम लोग क्या कह दिए मेरे भाई, यहां पर भार कह दिए, तो यहां पर फलक्रम कह दिए। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि इस भार से यहां तक की दूरी को हम कहेंगे भार भुजा। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग भार भुजा कहते हैं। और अगर इसको एफर्ट की बात करते हैं, एफर्ट हमारा प्रयास है, आयास है, इसका मतलब आयास से यहां तक को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर आयास भुजा कहते हैं। मेरे भाई ये हमारा आयास भुजा होगा। अगर आप यहां पर एफर्ट की अगर बात कर रहे हो, ये जो हमारा यहां पर ई है मेरे भाई, यहां पर हम एफर्ट की बात करेंगे, यहां पर हम एफर्ट की बात करेंगे। तो ये आयास भुजा, ये प्रयास भुजा, ये आयास भुजा और ये हमारा भार भुजा। तो ये आयास भुजा जो भार भुजा है मेरे भाई, ये किसी भी जगह पर किसी भी डिस्टेंस का हो सकता है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्लास 1 लीवर में जो हमारा एफर्ट आर्म लेंथ होगा, यानी कहने के मतलब हमारा आयास भुजा की बात कर रहा है, और तुलनात्मक मेरे भाई उसकी तुलना जो है लोड आर्म लेंथ यानी कि भार भुजा की हम बात करते हैं। ये हमारा कैसा स्टेटमेंट सही होगा, तो एफर्ट आर्म लेंथ लोड आर्म लेंथ से अधिक कम इसके बराबर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि ये आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सिचुएशन मेरे भाई कुछ भी होगा, वस्तु यहां है, कहां पर बल लगाएंगे, कितना बल लगाएंगे, डिपेंड करेगा इसके भार के ऊपर, डिपेंड करेगा इसकी लंबाई के ऊपर। तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी, ज्यादा कम आपका सब चलेगा। इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर राइट हो जाएगा, ज्यादा कम सब होगा। जबकि एक ग्लास पर रखे गए कार्ड की बात करता है मेरे भाई, एक ग्लास है, हम सब जो पानी पीते हैं, पानी पीने वाला जो ग्लास है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा क्या, तो कि यहां पर ग्लास है, यहां पर मेरे भाई ये हमारा क्या, तो कि ग्लास है, और ग्लास का ये पेन दी है। और इस ग्लास की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस ग्लास में मान लेते हैं मेरे भाई कुछ भरा हुआ है, और इसी ग्लास पे कह रहा है कि एक हमारा कार्ड रखा हुआ है। जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को, कार्ड मतलब मेरे भाई कोई भी हमारा कागज का टुकड़ा है, उसको उंगली से अगर धक्का देते हैं, या कार्ड की बात कर रहा है, तो मेरे भाई यहां पर हम कार्ड को बनाएंगे, यहां पर हम किसको बनाते हैं, तो यहां पर हम कार्ड को बनाएंगे, और इस तरीके से इसको हम लोग यहां पर दिखाते हैं कि ये कार्ड हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये मान लेते हैं कि ये हमारा कार्ड है, ये हमारा कार्ड है, और इस कार्ड पर क्या रखा हुआ है, तो मेरे भाई यहां पर एक सिक्का रखा हुआ है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। और ये हमारा ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्ड, कार्ड के ऊपर में सिक्का रखा हुआ है। अब कहता है कि उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाएगा जब आप इसको उंगली से फोर्स लगाओगे, यानी इधर से आप इस कार्ड पर अगर फोर्स अप्लाई करते हो। अगर आप कार्ड पर फोर्स अप्लाई अगर करोगे, तो मेरे भाई ये सिक्का हमारा पानी इसी में गिर जाएगा। उसके पीछे का रीजन आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई एक बात तो क्लियर है, आप जड़त्व के बारे में आपने पढ़ा होगा, इनर्शिया पढ़ा होगा, और यहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हम बात करते हैं। कोई भी वस्तु चाहता है रेस्ट में रहे, कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, कोई भी वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। अगर उसके विराम या गति का कोई विरोध करता है, तो उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर आप जैसे ही इस पर बल लगाएंगे तो कार्ड तो आगे निकल जाएगा, लेकिन मेरे भाई ये विराम के जड़त्व के कारण ये इसी जगह पर नीचे की ओर गिर जाएगा। तो मेरे भाई यहां जो कंसेप्ट हमारा काम करेगा वो इनर्शिया के कंसेप्ट काम करेंगे, और वो भी इनर्शिया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करेगा। क्योंकि विराम में था तो विराम में रहना चाहता था, इसलिए वह ग्लास में ही गिर जाएगा। इसके पीछे का रीजन हमारा यही है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु में होने वाले गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है। एक वस्तु हमारा यहाँ है, और इस वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ अगर फेंकते हैं, जब इस वस्तु को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, किसी भी वस्तु को अगर आप फेंकिएगा तो ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। लेकिन जैसे से ये ऊपर जाएगा तो गति घटेगा, तो गतिज ऊर्जा घटेगा। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई ऐसे दौरान में जो काइनेटिक एनर्जी होगा ऊपर जाने के दौरान में, ऊपर जाने के दौरान में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो कहेंगे घटेगा। लेकिन मेरे भाई हम कहेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा, हाइट हम लोग जमीन से देखेंगे, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा। तो गतिज ऊर्जा अगर बात करते हैं तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा हमारा कम होगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का मान हमारा बढ़ जाएगा, और आंसर करेंगे आप सी, राइट हो जाएगा। आगे मेरे भाई अखंड ज्योति बैच आपको दिख रहा होगा, जो कि आपके लिए जिसका 6 to 8 9 10th दोनों होगा, 6 to 8 भी होगा, 9 10th भी होगा। 6 to 8 के लिए अलग है। अगर किसी का 6 to 8 ही होगा, या पीआरटी वाले जो बच्चे होंगे, या जो 9 10th के स्पेशली स्टूडेंट होंगे, जिनका पीआरटी भी होगा, 6 to 8 भी होगा, 9 10th भी होगा। तो जो मेरे भाई 6 to 8 9 10th के जो बच्चे हैं, अगर उनका 6 to 8 भी है, 9 10th भी है, अखंड ज्योति बैच आप ये वाला लीजिएगा,
इसी में आपको एक्स्ट्रा चीज हम 9th के पढ़ाएंगे, और जो 9th का है उसका अलग से है। और जो हमारा यहाँ पर पीआरटी वाले बच्चे हैं उसके लिए भी अखंड ज्योति बैच ही है। अगर आप जाएंगे मेरे भाई प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, तो आपको एक अखंड ज्योति बैच थ्योरी वाला दिखेगा। उस थ्योरी वाले बैच को अगर आप करेंगे, जितना भी कंसेप्ट आप मेरे से पढ़ रहे हैं, देखिएगा एक एक कंसेप्ट पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई तैयारी आपको करना है, तो आप सोच लीजिए कि हमको किस लेवल से तैयारी करके जाना है। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इस बार मेरा कोशिश रहेगा कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन हम आपके सामने में उससे रिलेटेड टर्म को हम आपको जोड़ करके हमेशा पढ़ाते रहेंगे, ताकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन एग्जाम में इस बार बीपीएससी पूछी है और हमेशा कंफ्यूजिंग वाला ही आंसर पैदा करके दिया है। तो यहां पर मेरे भाई हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। अनुरणन की बात करते हैं, जिसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो रिवर्बरेशन का जो कंसेप्ट दिखता है मेरे भाई, अगर हम एक बार बोले हमारी आवाज अगर बार बार गूंजती है तो उसको अनुरणन कहते हैं। और ऐसा हम लोग को कहां पे दिखता है? ऐसा दिखता है जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर अगर बोलिएगा तो आपकी आवाज लगातार मेरे भाई गूंजती रहेगी। उसी को हम कहते हैं कि हमारी आवाज अगर लगातार गूंज रही है, उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। तो मेरे भाई बड़े गिरजाघर हो गया या अन्य बड़े भवनों में ऐसा होता है, और आपको ऐसा पता भी चला होगा, ये कथन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा होता है। अगर बार बार अगर आपकी आवाज रिपीट हो रही है, इसका मतलब बार बार आपके साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी दीवार से। तो मेरे भाई दीवार या छत या धरातल से जो अपवर्तीय ध्वनि परावर्तन हो जाता है, इसी के कारण हमारा ऐसा होता है। तो मेरे भाई इसी का ये जो अनुरणन है, ये जो हमारा रीजन है, ये रीजन हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि इसी के कारण ऐसा होता भी है कि अनुरणन आता है, हम बार बार आवाज गूंजता है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे ये भी सही है, ये भी सही है, और ये एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि हमारा बार बार परिवर्तन होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा साउंड का, तो हमारा अनुरणन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है हमारा असर्शन का सही व्याख्या कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में असर्शन रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का मेरे भाई सही व्याख्या भी कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, लोह धातु और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच में विस्थापन अभिक्रिया बता दीजिए। तो मेरे भाई लोहा का धातु यानी आयरन, और इसके बीच में कॉपर सल्फेट यानी COSO4 का रिएक्शन कराना है। तो जो मिलेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो आयरन होता है वो हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये बात आप सबको पता होगा। जो कॉपर हमारा लिस्ट रिएक्टिव होता है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में हमारे सोना चांदी कॉपर प्लेटिनम ही आते हैं, लेकिन मोस्ट रिएक्टिव में हमारी आयरन वगैरह में रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, रिएक्शन कर लेता, बहुत फास्ट करेगा। तो अगर ये रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये कम है, तो ये क्या करेगा, आयरन इसको यहां से धक्का देगा और कॉपर को बाहर कर देगा, और कॉपर बेचारा बाहर हो जाएगा, लेकिन ये आयरन इसके साथ चिपक जाएगा, और ये आयरन सल्फेट यानी कि यहां पर FeSO4 का निर्माण करेगा। तो किसका विस्थापन होगा? तो कॉपर का होगा। क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर बेचारा लिस्ट रिएक्टिव था, हमारा इजिली वहां से बाहर निकल गया। तो मेरे भाई इसके पीछे का रीजन यही है। तो अगर विस्थापन अगर किसी का हुआ है तो किसका हुआ? तो कहेंगे कॉपर का। तो आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होगा, कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होगा। ये तो उल्टा लिख दिया। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन को सल्फेट को विस्थापित किया, तो सल्फेट को विस्थापित करने की बात कर रहा है। आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। क्यों? क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होगा मेरे भाई, क्योंकि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होगा, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देगा। कौन? तो आयरन की बात कर रहा है। चलो ये स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। तो रिएक्टिविटी के आधार पर हमारा होता है, इसलिए आंसर करेंगे सी। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि बल्ब का सूत्र हमारा फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और जो टंगस्टन के हमारे बल्ब होते हैं मेरे भाई, उस टंगस्टन का रेजिस्टेंस भी बहुत अधिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, उच्च प्रतिरोध के साथ गलनांक भी उच्च होगा, यानी मेरे भाई उच्च प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों होगा। अगर उच्च यहीं पर लग गया, इसका मतलब दोनों के लिए लग गया, इसका मतलब मेरे भाई उसके मेल्टिंग पॉइंट और उसके प्रतिरोध की बात करते हैं, दोनों उच्च होता है। इसलिए ठंडे प्रदेश में पारे के स्थान पर हम लोग एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। अब एल्कोहल का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं मेरे भाई कि ठंडे प्रदेश में पारे के स्थान पर एल्कोहल का इस्तेमाल हम लोग किस में? तो तापमापी में, थर्मामीटर में यूज करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई थर्मामीटर में पारा होता है। अब थर्मामीटर में जो पारा होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मापता है। अब ठंडे प्रदेश में जाइएगा तो वहां तो बहुत कम तापमान को मापना पड़ेगा, तो पारा तो माप नहीं पाएगा। और वैसी परिस्थिति में मेरे भाई अगर मान लेते हैं कि पारा अवेलेबल नहीं है, अल्कोहल को अगर यूज करते हैं, अल्कोहल हमारा
-114 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वो द्रव अवस्था में होता है। और वैसी परिस्थिति में मेरे भाई ये -114 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को क्या कर सकता है, माप सकता है। इसलिए हम क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरे भाई एल्कोहल पारा सा सस्ता होगा नहीं, संचालक नहीं, हमारे एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफी लो होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अपमार्जक मेरे भाई डिटर्जेंट जो कि हम लोग कपड़ा धोने में यूज करते हैं, और उस डिटर्जेंट की अगर बात करें तो वह डिटर्जेंट मैल कपड़े को आसानी से साफ कर देता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अपमार्जक जो डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे भाई यहां जो हमारा डिटर्जेंट होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा डिटर्जेंट होता है, इस डिटर्जेंट की अगर बात करते हैं, ये पानी की पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। तो मेरे भाई ये डिटर्जेंट क्या करेगा, तो डिटर्जेंट जो पानी है, पानी की पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करते हैं, तो जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है मेरे भाई, इस पानी के पृष्ठ तनाव को ये कम कर देता है। और अगर पानी का पृष्ठ तनाव अगर कम हो गया ना, तो मेरे भाई उसके मॉलिक्यूल्स, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे छिद्र में घुस जाएंगे और वहां से गंदगी को बाहर कर देंगे। तो पानी के पृष्ठ तनाव कम होंगे तभी वो पानी अंदर घुस पाएगा, तो ऐसा होता है। तो डिटर्जेंट मेरे भाई ये काम करता है। तो आपको ध्यान रखना कि ठीक है डिटर्जेंट हमारा साफ कर देगा आसानी से, लेकिन अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं वो जल के पृष्ठ तनाव को मेरे भाई कम करता है, बढ़ाता नहीं है। अगर बढ़ा देगा तो कपड़ा साफ ही नहीं होगा, कम कर देगा मेरे भाई, तब हम कहते हैं ऐसा होता है। तो ये रीजन हमारा गलत है, एसर्शन हमारा सही है, क्योंकि एसर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी का पृष्ठ तनाव घटता है। आप देखिए गर्म पानी में अगर मोटा कपड़ा साफ करते हैं झकाझक साफ होगा, क्योंकि पानी को गर्म करने पर पानी का पृष्ठ तनाव घटेगा। जब पानी के पृष्ठ तनाव घटेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल छोटे छोटे छिद्र में घुस जाएंगे, वहां से गंदगी को बाहर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं पानी को गर्म करने पर पानी का पृष्ठ तनाव घटता है। अगला मेरे भाई स्वजातीय श्रेणी की बात कर रहा है, और स्वजातीय श्रेणी जो हमारा होता है ये CH2 के अंतर के कारण होता है। तो मेरे भाई CH2 के अंतर के कारण हमारा होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर स्वजातीय श्रेणी CH2 के अंतर के कारण होता है और लगातार CH2 का अगर अंतर होता चला जाएगा, यानी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अगर अंतर होता है, उसको हम लोग समजातीय श्रेणी या स्वजातीय श्रेणी कहते हैं, होमोलोगस सीरीज के नाम से जानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई एक कार्बन दो हाइड्रोजन की ही हमेशा डिफरेंसेस अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब वो हमारा, हम कहेंगे यहां पर समान यहां पर गुण वाले होंगे, यानी आप ये कह सकते हैं उनके जो कार्य फंक्शन होंगे वो हमारे कैसे होंगे मेरे भाई, तो वो समान होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना कि अलग अलग संख्या के कार्बन परमाणु में पाए जाते हैं, समान संख्या के कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है मेरे भाई कि अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु में पाए जाते हैं किंतु समान कार्यात्मक समूह में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना मेरे भाई इसमें से कौन सा होगा, तो यहां पर हम लोगों का यही होगा, चूंकि मेरे भाई CH2 का सब में अंतर होगा। अगर CH2 का सब में अंतर होगा तो हम कहेंगे यहां पर कार्य फंक्शन जो होंगे वो समान होंगे और अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु होंगे। जैसे आप यहां देखिए, अगर हम CH2 की बात करते हैं, इसके बाद अगर देखिएगा तो एक कार्बन और बढ़ जाएगा और ये हमारा H4 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिएगा तो ये एक कार्बन बढ़ेगा C3 और दो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा यानी C6। तो यहां पर एक कार्बन और बढ़ा दीजिए तो ये हमारा C4H8 हो गया। इसमें अंतर कितने का मेरे भाई, तो CH2 का। इसमें अंतर कितने का, तो यहां भी CH2 का। इसमें अंतर कितने का मेरे भाई, तो यहां भी आपको CH2 का। और CH2 का अगर अंतर होता है, इसी को हम लोग समजातीय श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को क्या कहेंगे, तो हम लोग यहां पर समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये हमारा समजातीय श्रेणी में होमोलोगस सीरीज में होता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, इसी को हम लोग कहते हैं मेथिलीन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे भाई इसको अगर आप देखिएगा, क्योंकि ये एक ही ग्रुप का होगा, अगर ये अल्केन का है तो अल्केन का होगा, अल्कीन का तो अल्कीन का। तो मेरे भाई आप ये देखिए कि अगर हम n के जगह पर 1 रखते हैं, n के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं, जो n है हमारा, अगर वहां पर 1 रखते हैं, अगर n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, तो मेरे भाई अगर CnH2n का फंडा अगर अपनाते हैं, तो यहां पर आप देखिएगा n की जगह पर 1 रखिएगा तो M1 हो गया और यहां पर 1 रखिएगा तो CH2 हो गया। इसके बाद CnH2n जो हमारा है ये कोई ना कोई मेरे भाई क्या, तो यहां पर अल्कीन की हम बात कर रहे थे। अब ये जो जितने भी कंपाउंड है ये सब अल्कीन का ही है। जब सब अल्कीन का ही होगा, सब में डबल बॉन्ड ही होगा, हम कहेंगे फंक्शन, कार्यात्मक फंक्शन जो यहां पर होंगे वो एक समान होंगे। तो मेरे भाई इसीलिए हम लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कीटनाशक जो DDT है इसका आविष्कार किसने किया, ये तो तुमको मेरे भाई याद रखना पड़ेगा। पॉल हरमन मुल्लर ने किया था। पॉल हरमन मुल्लर ने किया था मेरे भाई, ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके पीछे कोई और लॉजिक नहीं है, ये सब मेरे भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं याद रखना है।
आगे चलते हैं, वायवीय शोषण हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो मेरे भाई वायवीय शोषण की अगर बात करते हैं ना, तो अवायवीय शोषण की तुलना में वायवीय शोषण कम ऊर्जा मुक्त करता है। हम लोग जानते हैं वायवीय शोषण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मेरे भाई 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है। अवायवीय शोषण हमारे साइटोप्लाज्म में होता है और ग्लाइकोलिसिस के दौरान होता है साइटोप्लाज्म में, और 2 ही एटीपी ऊर्जा बनता है। तो अवायवीय में 2 एटीपी, अवायवीय में 36 एटीपी। यहां कह रहा है कि अवायवीय की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो अवायवीय में कितना एटीपी, तो साइटोप्लाज्म में मेरे भाई 2 ही एटीपी बनेगा ऊर्जा। लेकिन वायवीय अगर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहेंगे और यहां पर हमारा 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो मेरे भाई कह रहा है कि हमारा अवायवीय शोषण की तुलना में वायवीय शोषण में कम ऊर्जा मिलता है, यहां तो ज्यादा मिल रहा है, यहां कम कह के मेरे भाई गलती कर दिया, ये नहीं होगा। तो ये खत्म हो गया। आगे, वायवीय शोषण की प्रक्रिया में केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ये कह रहा है। अगर मेरे भाई वायवीय शोषण होता है तो हमारा एनर्जी भी रिलीज करता है, ये केवल लिख करके मेरे भाई यहां गलत कर दिया। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, तो पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3-3 अणु हमारे बन जाते हैं। मेरे भाई हमको लगता है कहीं ना कहीं हमारा ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, क्योंकि वायवीय के बारे में बात कर रहा है इसलिए हम इसके साथ जाएंगे और यही ऑप्शन हमारे यहां पर होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर सी ही राइट करेंगे। ऐच्छिक पेशी की अगर बात करते हैं मेरे भाई, ऐच्छिक पेशी कैसे कहने का मतलब है, जैसे कि हमारा हाथ उठाना है, उठा दिए, तो मेरे भाई ऐच्छिक पेशी कहने का मतलब है जो आपके इच्छानुसार। ऐच्छिक पेशी आप ऐसे समझिए मेरे भाई कि वॉलंटरी मसल्स की बात कर रहा है। तो मेरे भाई अगर हमारा हाथ काम कर रहा है तो इस हड्डी से ये जुड़ा हुआ मांसपेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जो आपके इच्छानुसार काम करता है। तो एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, उसके बारे में आपको गलत चीज को ढूंढना है। तो इन पेशियों का कंकाल पेशी भी कहते हैं, ये हमारा सही होगा। ये ज्यादातर अस्थियों से जुड़ी होती है, ये भी सही हमारा होगा। और मेरे भाई कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाखित, यहां अशाखित नहीं होगा, शाखित होता है। और एक केंद्र की ने मेरे भाई बहु केंद्र की होता है, इसलिए ये गलत था और ये गलत हमारा आंसर। तो ऐच्छिक पेशी मेरे भाई बहुल केंद्रीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं एक लंबे पौधे जो हमारे हैं वो टीटी है। तो लंबा पौधा को मेरे भाई टीटी से दिखाते हैं, और छोटा पौधा को, ये तो लंबा पौधा की कहानी है, ये छोटे पौधे की कहानी है। तो मेरे भाई छोटे पौधे की कहानी हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल टी से दिखाते हैं। और इन दोनों के बीच में क्या करा देना है, तो इन दोनों के बीच में मेरे भाई हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों के बीच में क्या कराना, तो संकरण कराना है, यानी कि क्रॉस आपको कराना है। तो मेरे भाई जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे ये गैमेट्स में टूटेगा। अगर इस गैमेट में तोड़ेंगे तो ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये भी गैमेट्स में टूटेगा, तो ये स्मॉल टी और ये फिर स्मॉल टी, मेरे भाई 2 पार्ट्स में ये टूट गया। अब यहां पर क्या होगा, ये वाला जो है मेरे भाई, ये इसके साथ करेगा क्रॉस और इसका क्रॉस इसके साथ होगा। आप ऐसे समझिए मेरे भाई, यानी कि अगर हम लोग देख रहे हैं, एक बार इसके साथ करेगा, एक बार इसके साथ। अगर इसके साथ अगर किया तो ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, इसके साथ फिर किया तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया। इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम इसको अगर देखना चाहते हैं, ये थोड़ी बैठा रहेगा, ये भी इसके साथ करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। और अगर ये इसके साथ अगर करेगा, अगर ये इसके साथ अगर करेगा मेरे भाई, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो कैपिटल टी है वो लंबा को दिखा रहा है और जो स्मॉल टी है वो बौना को दिखा रहा है, छोटा को दिखा रहा है। और मेरे भाई जब भी ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े पौधे, लंबे पौधे हमेशा प्रभावी होंगे। जब बड़े पौधे, लंबे पौधे प्रभावी होंगे तो सब में लंबा पौधा ही प्रभावी है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई इस जनरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर F1 जनरेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर F1 जनरेशन का नाम देंगे। और F1 जनरेशन में क्या हो गया, सभी पौधे हमारे यहां पर लंबे हो गए। यहां पर मेरे भाई हम कहेंगे जो सभी पौधे होंगे, ये सभी पौधे हमारे कैसे होंगे, तो सभी पौधे लंबे हो गए। यहां पर सभी पौधे कैसे हो गए, कहेंगे लंबे हो गए। तो मेरे भाई आप यहां पर देख लीजिए, F1 जनरेशन की ही बात कर रहा था और कह भी दिया कि सभी पौधे लंबे होने का कारण क्या है, क्योंकि मेरे भाई लंबे पौधे हमारे छोटे पौधे पर प्रभावी हो गए इसलिए। तो आप देखिए यहां पर, क्योंकि पौधे की लंबाई कैपिटल टी और स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल कैपिटल द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि पौधे की लंबाई कैपिटल टी और स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित होती है। तो मेरे भाई अगर सभी पौधे अगर लंबे हो गए तो इसका मतलब कैपिटल टी ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इसलिए हम कहेंगे यहां पर केवल और केवल कैपिटल टी लंबाई के लिए ही मेरे भाई यहां पर रेस्पॉन्सिबल होगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला मेरे भाई मिलान करना है। और क्वार्सियोरकर प्रोटीन की कमी के कारण होता है, बच्चों में ये डिजीज होता है, तो ये तो हमारा प्रोटीन की अल्पता यानी कि कमी कारण। टीबी मेरे भाई बैक्टीरियल डिजीज है
हम कहेंगे माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है, और हेपेटाइटिस हम लोग जानते हैं वायरस के कारण होता है। इसका मतलब ये तो मेरे भाई डायरेक्ट मिलान हो गया, ए का 1 यानी कि 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइए। आगे चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो मेरे भाई पाचन तंत्र की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला डाइजेशन हमारे मुंह में होता है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं ना, तो सबसे पहला पाचन जो हमारा होता है वो हमारा टाइलिन एंजाइम, जिसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, हमारे लार में मौजूद होता है, हमारे मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन की अभिक्रिया कहां से शुरू होगी मेरे भाई, तो अंतर्ग्रहण यानी कि हमारे मुंह में होगा, जहां पर हम लोग लेंगे उसको अंदर लेंगे मेरे भाई, वहां पर अवशोषण पहले नहीं होगा, पहले मेरे भाई पाचन पहला हमारा मुंह में हो जाएगा। ये दोनों क्रियाएं मुंह में होगी, ये तो गलत हो गया। अब हमारा जैसे ही मुंह में लेंगे तो उसका पाचन होगा कि अवशोषण होगा, तो मेरे भाई जैसे ही हम मुंह में लेंगे, जैसे हम मुंह में लेंगे तो उसका क्या होगा, तो अंतर्ग्रहण होगा, और वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे मेरे भाई कि उसके बाद उसका पाचन होगा, पाचन के बाद फिर उसका अवशोषण होगा, अवशोषण करने के बाद मेरे भाई मल द्वारा उसका उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये अनुक्रम हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है मेरे भाई कि 40 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो आपका यहीं पर एंड होता है।